I chatted with Neha Nagar, a financial influencer with over 1.5 million followers on just Instagram and many hundreds of thousands on other social media platforms. She's an absolute inspiration to women who are trying to break social norms and not play victim to their situation by slowly but surely achieving tremendous success with many more years to go. Another added element to this conversation is that we recorded at Neha's place because she's a new mom. And when she made this request, it didn't seem anything odd because, after all, women are primary caregivers. So, do listen in to figure out what is your relationship with money and how can you improve it. We spoke about how can you plan for retirement and achieve financial freedom. And the most interesting part was Neha's tips for new age couples to have the money talk early on. It is a super packed episode with a lot of heart and humanness. So please do watch it and keep meditating. So I'm so happy to have you, Neha. हम इतने हफ्तों से एक्चुअली बात कर रहे हैं कि ये हम पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक्सेप्ट किया कि यू कैन मेक द टाइम टू बी ऑन प्रज्ञान. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, congratulations on becoming a mother. Just 3 months, and it was so nice. You invited me to your home, and I got a chance to meet Sia. She's adorable. I also got to see another side of you. मैंने Instagram में बहुत amazing, funny reels देखे हैं आपके. I love your content, by the way. क्योंकि कुछ भी concept इतना simply समझाना, उसका मतलब है कि आप उसको बहुत डीपली समझती हैं. लोगों को लगता है सिंपल चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं. ऐसा नहीं होता. सिंपल चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं. तो जब कोई उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता है, मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर एंड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट. सो आई रियली एंजॉयड द कंटेंट. बट जब आप बहुत व्हेन यू आर अ वर्किंग पर्सन एंड टू मेक दैट ट्रांजिशन वेरी क्विकली, एंड आप घर से भी काफ़ी काम करती हैं, यू रिकॉर्ड योर कंटेंट एट होम, and then suddenly you need to take this new avatar, where you're child talking, so to say. You have to sort of dumb yourself down and really child talk कि कितनी बात करूँ, क्या बात करूँ, क्या कहानियाँ सुनाऊँ, because that's new to you, right? Tell me, also did you have to deal with a little bit of postpartum stress? क्योंकि ये ऐसा है जो हर every woman goes through it, and how has that impacted you and also your work? See, if a woman is working, तो सबसे पहला या सबसे बड़ा जो डिसीजन होता है वो यही होता है. शादी करना इज ओके, ठीक है, क्योंकि वो भी अडल्ट है, साथ में आ रहे, नो प्रॉब्लम. ऑल दो Potty trained है. एक्चुअली में. बट जब बच्चे करने की बात आती है तो सारी वर्किंग वुमेन थोड़ी सी डर जाती है. उन्हें लगता है कि उनका काम इम्पेक्ट होगा. जैसे इंडिया में मटर्निटी लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्हें अपने करियर का बहुत ज़्यादा डर होता है. मुझे भी था. तो एंड आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड. मेरी सास इन लॉज गाँव में रहते हैं, तो उनके लिए जैसे हमारी शादी हुई 2019 में और हमने बच्चा किया 2023 में, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. उनको लग रहा है, उनको लगता है कि शादी के नेक्स्ट ईयर ही बच्चा होना चाहिए, है ना. तो हर साल उनको एक्सक्यूज़ देना या उनको मनाना डिफ़िकल्ट प्रोसेस था हमारे लिए दोनों के लिए. 4 साल तो काफ़ी टाइम होता है उनके हिसाब से. करेक्ट. तो और फिर खुद को भी कन्विंस करना कि यार सुनने को मिल रहा है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. मतलब उनका ऐसा सोचना होता है, उनको इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन, ये राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होता जी लोगों के पास. तो फिर उनको कन्विंस करना डिफ़िकल्ट था. बट उतना ही डिफ़िकल्ट खुद को भी कन्विंस करना था कि ये सही टाइम है अब बच्चे करने का. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले वो भी सोच रखती थी कि बच्चे नहीं करने चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ला ब्ला ब्ला ब्ला, क्लाइमेट चेंज, इतने लोग बोलते हैं कि ये इस इन दिस अनसेफ वर्ल्ड यू वांट टू ब्रिंग अ चाइल्ड. सो हाँ, बट व्हेन यू आर इन लव, आपको एक फैमिली चाहिए होती है, फैमिली को ग्रो भी करना होता है. तो वो डिफरेंट साइड है अपना कि हाँ मैं वो भी करना था. बट इमोशनली भी हम बहुत इमोशंस है हमारे अंदर. That's a beautiful feeling what you said when you're in love, no? How you just want to grow, and yeah, it's lovely. तो फर्स्ट तो डिसाइड करना कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम. करियर का आपका हो सकता है पीक है, यानी कि आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, देन यू प्लान टू हैव अ चाइल्ड, और वो इम्पैक्ट हो सकता है. मैं मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ. जो खुद का काम नहीं कर रहे होते हैं, जो जॉब पे जा रहे होते हैं, उनके लिए मैटरनिटी लीव्स
ऑल्दो लॉ में है बट नहीं दी जाती, तो होनी चाहिए उनके लिए, इंडिया में नहीं है। तो बहुत लोग सोचती है और बहुत बड़ा डिसीजन होता है वुमेन के लिए। तो मेरे लिए भी था कि करियर का अच्छा टाइम चल रहा है, आई एम अर्निंग वेल, मेरा खुद का नाम है। अब एक और बड़ा बिजनेस, एक तरीके से बिजनेस ही है, जी। मतलब नहीं बिजनेस नहीं, मतलब बिजनेस इतना बड़ा ही है। ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं, वो बहुत बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था दिमाग में। देन समहाउ बहुत सारे क्वेश्चंस पूरा एक तरीके से एनालिसिस करके हमने डिसाइड किया कि ओके दिस इज़ द राइट टाइम। मे बी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हम ज़्यादा ग्रो करेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, तब ईजी नहीं हो तो अभी वी कैन स्टार्ट। But my question was more around, did you feel, some sort of postpartum depression, and has that really played an impact in your mind, so to say? And also, do you feel like you're less happy, even though you have a child, everything is good, you're in a loving relationship, but sometimes the hormones play havoc into your system? फर्स्ट वीक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप जो जर्नी गो थ्रू किए 9 मंथ्स में, एंड देन डिलीवरी का वो पूरा एक दिन आप पेन सहते हो, या अगर आपका सी सेक्शन होता है तो सारा प्रोसेस पूरा। बट मेरे माइंड में भी ये था कि नॉर्मल ही होना है, एंड देन अगर चीज़ें थोड़ी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो मेंटली आपको अफेक्ट करेगी। तो आफ्टर डिलीवरी मैं अपनी बॉडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी कि सी सेक्शन हो गया, रिकवरी कब तक होगी, क्योंकि अगर नॉर्मल होता है तो कहते हैं 10-15 दिन में यू कैन गो बैक टू वर्क, और सी सेक्शन होता है तो 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो वो एंग्जाइटी जो होता है ना, वो हो रहा था मेरे को। एंड देन डिलीवरी तक सारा फोकस फैमिली का, सबका आप पे होता है, देन बच्चे पे होता है। तो ये जो ट्रांजिशन है फोकस का या अटेंशन का, क्योंकि आपको भी अटेंशन चाहिए होती है, वो आपको थोड़ा पसंद नहीं आता है और थोड़ा कनेक्ट भी ऑब्वियसली आपको तुरंत आ जाता है, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स 10-5 मिनट्स लगते हैं आपको वो पूरा मोमेंट को अपने अंदर लेने का, कि हाँ आपका बच्चा है, इमोशनली कनेक्टेड फील करने का। ऐसा नहीं होता कि एकदम बच्चा हो गया, वाह मेरा बच्चा, ये वो ऐसा नहीं होता है। Sure. तो माई जर्नी वॉज डिफरेंट। हो सकता है बाकियों की डिफरेंट रही हो। मुझे टाइम लगा सब चीज़ें एक्सेप्ट करने में। थैंक यू फॉर शेयरिंग सो ऑनेस्टली, क्योंकि ये दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स, एंड जैसे आपने कहा कि इसके बारे में इंटरनेट पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर। ये नहीं बोलना चाहते कि मैंने अपनी बेबी के साथ पहले मिनट में कनेक्शन नहीं फील किया, Right. क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो इमीडिएट लव होना चाहिए। Actually, बट कभी कभी हाँ, ऐसा, जैसे नहीं आपने बोला, होता, नहीं हाँ। होता, एंड इट्स ओके, बिकॉज just like anything else in life, that kid is going to be around for 60, 70, 80, probably they're going to Correct. outlive you, right? So Right. you have a long time to Time, build that relationship, but because of the social norms, I think, and also a lot of the conditioning, so that women become the primary caretaker. Of course, medically and biologically we are the primary caregivers, but I feel also the social pressures around what you said. करेक्ट। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना ज़रूरी है, आपके पास बच्चा पॉटी सुसु करना चाहिए, ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि तभी तुम मदर हो। हाँ। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है। तो वर्किंग जो वुमेन होती है उनको ये बहुत थॉट्स आते हैं कि थॉट्स, और फिर हाँ, गिल्ट, उससे guilt, गिल्ट आता है। अगर वो काम पे वापस जाएंगी तो उनको ऐसा लगेगा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के काम पे चली गई। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा बिजनेस है, बट कुडोज टू मॉम्स जो काम करती है और बच्चे होने के बाद भी काम करती है। अदरवाइज 50-70% वुमेन छोड़ ही देती है काम करना, वो गिल्ट ही नहीं बर्दाश्त कर पाती वो वाला। ऑल्दो हो सकता है फैमिली उनकी सपोर्टिव हो, लेकिन हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि नहीं भाई तुम ही पूरा ध्यान रखोगी बच्चों का, तुम्हारे ही आसपास होने चाहिए बच्चे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब ये मोमेंट्स आए पिछले 3 महीने में, ये तो ऑब्वियसली अभी सिया अभी आई है आपकी ज़िंदगी में, बट 9 months of even during the pregnancy you would have had lots of ups and downs. How did you deal with the sort of the mental struggle? Because it's a difficult one, और ऐसा नहीं है कि आ जाएगा एंड आप एक वीडियो बना लेंगी तो आपको खुश हो जाएंगी आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल्सो बॉडी प्लेइंग लॉट्स ऑफ गेम्स ऑन यू. सो हाउ डिड यू डील विद अ लॉट ऑफ दिस मेंटल स्ट्रगल दैट यू वेंट थ्रू? प्रेगनेंसी से पहले भी यही सवाल था कि मैं जो कर रही हूँ, ये जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो फेज़ भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कभी आपको उल्टियाँ हो रही है, कभी आपको नींद ज़्यादा आ रही है, कभी आपको नींद नहीं आ रही है, मूड स्विंग्स होते हैं आपके। तो
उस टाइम पे भी जो सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम था कि मैं ये नहीं कर पा रही, जैसे इवेंट्स पे नहीं जा पाना। ऑल्दो मैंने 9th मंथ तक बहुत सारी चीज़ें की है, जितना कर सकती हूँ उतना किया है 9th मंथ तक भी, बट काफ़ी चीज़ें तो मैं छोड़नी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें। जी तो उसकी वजह से एंग्जाइटी और बढ़ती है आपके अंदर। Sure. और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए फिर आपको वही चीज़ करनी पड़ती है जिसको आप पसंद करते हैं। जैसे फॉर मी डांस था, बट डांस में भी इतना हैवी नहीं कर सकते, तो मैंने किया जो बैठ के हाथों से करते हैं वही किया, थोड़ा बहुत सेमी क्लासिकल। एंड देन मेरे को राइटिंग पसंद है, तो मुझे लिखना पसंद है, तो मैंने लिखे, स्क्रिप्ट्स लिखे, और अपने जो फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ लिख दूँगी ना, जो मुझे बैड फीलिंग है तो वो ख़त्म हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बट तो दैट्स अ ग्रेट टिप। तो जो आपने पॉइंट कहा कि कैसे मैंने जो डिप्रेशन या जो भी एंग्जाइटी वगैरह, दो ही चीज़, एक तो डांस और दूसरा मैंने लिखा। और आपने बोला सेमी क्लासिकल, तो क्या व्हाट फॉर्म ऑफ डांस डू यू लाइक एंजॉय डूइंग? Let's say in a perfect case scenario, obviously before your pregnancy, how much would you dance, and what kind of dancing do you enjoy? सेमी क्लासिकल एज ए प्रो डांसर नहीं हूँ मैं, बट आई इंजॉय डांसिंग अ लॉट। तो मैं क्या करती, इवन बिफोर फाइनेंस के कंटेंट, आई ट्राई इन 2015, जब मैं छोटी थी, और शायद तब मैं MBA कर रही थी, या MBA करने से पहले, तो मैंने एक चैनल बनाया था। मुझे अभी याद आया रिसेंटली ये कि अच्छा, मैंने डांस का चैनल बनाया था यार। तो उस पर बादशाह कोई गाना आया था, मर्सी, उस पर डांस करके मैंने डाला था, और इतना वाहियात डांस। मैंने कहा अच्छा, इसलिए मैंने छोड़ दिया फिर बनाना। उसमें 4 लाइक्स आए, एक आपके, 3 आपकी फैमिली के। और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं डाली हुई, क्योंकि मैं शायद एम्बेरस हो गई होंगी अपना खुद का डांस देख के। तो ये जो सीखने का आपका जज्बा है, ये सिर्फ आई वुड से ओनली फॉर डांस है, और इज इट जस्ट समथिंग एज अ वैल्यू इन लाइफ विच इज़ यू वांट टू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग, पुशिंग योरसेल्फ? And I ask that is because I see that in your content. You don't stick to just one topic. जो भी कुछ नया निकला है, मैंने आपका, I mean, almost all of the content on your Instagram I watched. एंड ऐसा कुछ नहीं है वर्ल्ड इवेंट या इंडिया इवेंट जो आपने कवर नहीं किया या उसके बारे में बात नहीं करी कि आपका क्या उस पर राय है. तो हाउ डू यू, so is that a value that you hold close deep in your heart, which is I want to keep learning, keep pushing my limits, and also what are the new things? जैसे आपने डांस में नया फॉर्म सीखा, of course now you're a mother, but what is it that you're looking forward to learning more of? Some new skill, some new something that you're doing? अभी तो रिसेंटली मैं मदरहुड के बारे में बहुत बहुत चीज़ें सीख रही हूँ कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। देन मेरी बेबी सॉलिड फूड खाएगी, तो उसके बारे में सीख रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को एजुकेट करते रहो। तो मेरे को देखना सीखना पसंद है, तभी शायद मैं यूट्यूबर बन पाई, कंटेंट क्रिएट कर पाई, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर इकोनॉमी के बारे में मैंने कुछ सुना किसी पॉडकास्ट में, तो मुझे फिर उसके बारे में डेप्थ भी जाननी होती है, उसके बारे में सुनना होता है कि अच्छा बाकी लोगों का क्या कहना है, या इन डेप्थ इन्होंने ये चीज़ कही थी तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो ये चीज़ यूट्यूब की वजह से बहुत हेल्पफुल हुआ है। अदरवाइज़ जो क्यूरियोसिटी होती है वो आंसर नहीं हो पाती है अगर आप उस सर्कल में नहीं हो जहाँ पर ये सारी बातें होती है। तो यूट्यूब बहुत हेल्प करता है। श्योर, एक्सेस ज़्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। तो दैट्स वाई कुछ ना कुछ नया नया मिलता रहता है। एक टॉपिक पे इसलिए स्टिक भी नहीं हो पाती हूँ। ऑल्दो फाइनेंस ही मेरा सब कुछ है कि ज़्यादा इंटरेस्ट फाइनेंस में ही आता है, बट जो भी थोड़ा बहुत रिलेवेंट लगता है, लाइक आई मेड वीडियोज़ ऑन फैशन ऑल्सो, कि क्लोथिंग आप कैसे चूज़ करो, क्लोथ्स आपको कितने रिपीट नहीं करने चाहिए। तो उस पर भी, क्योंकि मेरे को बहुत कमेंट्स आते थे, जैसे मैंने अगर ये नई ड्रेस ली है ना, मैं इसको 10-12 वीडियोज़ में पहनूंगी। मेरी 5 वीडियोज़ उठा लो आप लास्ट की, सब में यही ड्रेस है। तो मुझे अगर कोई पसंद आ गई तो मैं उसे रिपीट करती रहूँगी। फिर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैम आप पूरा दिन इसी ड्रेस में रहते हो क्या? आपके पास और कोई ड्रेस नहीं है क्या? तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि वाई, कि आपको क्यों आउटफिट ज़्यादा रिपीट नहीं करने चाहिए और लिमिटेड को ही रीयूज़ क्यों करते रहना चाहिए। ऑल्दो ये प्योर फाइनेंस नहीं है, बट समहाउ उसमें भी मैंने फाइनेंस घुसा दिया। नहीं, बट आप एक लाइफ स्किल टीच कर रही हैं ना, एंड आई थिंक व्हाट यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट, व्हिच आई वांट टू गेट इनटू अ लिटिल बिट लेटर, इज आल्सो आवर कांस्टेंट बैटल विद स्टेटस. मतलब स्टेटस हम एसोसिएट इसी चीज़ों से करते हैं ना. आप ये देखिए कि स्टीव जॉब्स जैसे रिच वेल्दी मैन, वो फिर भी वही कपड़े पहनते थे रोज़. So that should be an example to most people to talk about wealth is not equal to buying expensive things.
अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी लाइफस्टाइल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सबको ना अपग्रेड करना है, सबको अपग्रेड करना है अपना लाइफस्टाइल। तो शायद आपने ही पूछा था कि चाइनीज़ लोन ऐप्स का जो स्कैम हो रहा है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो उसका एक रीज़न यही है कि लोगों को ना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, इरिस्पेक्टिव कि उनका इनकम कितना है या वो कितने हद तक अपग्रेड कर सकते हैं। वो सिर्फ अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। अगर आप उन्होंने देख लिया नई गाड़ी ले रहे हैं लोग, या कपड़े रोज़ रोज़ चेंज कर रहे हैं, उनको ऐसा ड्रेस चाहिए वैसा ड्रेस चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि अपग्रेड करने के लिए या तो फ्रेंड से पैसे मांगेंगे अगर उनके पास नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनकी भी सैलरी या सेविंग्स ख़त्म हो सकती है। तो इन्हीं सबको देख कर फिर ये चाइनीज़ लोन ऐप्स आई जो प्ले स्टोर्स पर है, ऐप स्टोर्स पर है, तो लोग फंस जाते हैं। क्योंकि ये ऐप्स क्या करती है, 10 मिनट में आपको लोन दे देती है, और छोटा अमाउंट, ऐसा भी नहीं कोई बड़ा अमाउंट। 10,000 दे देंगी, 50,000, आपको लगेगा 10,000 ही तो ले रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, रिपे कर दूंगा। बट हो सकता है सिचुएशन बिगड़ती जाए और बिगड़ती जाए। हमने अभी रिसेंट एग्जांपल्स में देखा है, एक भोपाल की फैमिली कमिट किया उन्होंने सुसाइड 2 बच्चों के साथ, वो भी कुछ ऐसे स्कैम में फंसे थे। जी जी। तो मे बी उनका कोई और रीज़न हो, लाइफस्टाइल चेंज ना हो सकता है उनको और पैसे कमाने हो, ऐसे ही कुछ स्कैम में वो फंसे थे कि टेलीग्राम पर उन्होंने कोई चैनल ज्वाइन किया था शायद कि पैसे अर्न कर लो आप जी। और उन्होंने ज्वाइन किया। वो कुछ टास्क देते हैं उनको, वो टास्क करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसी कंपनी से लोन ले लिया जिनका वो काम कर रहे थे। लोन रीपे नहीं हुआ तो उन्होंने उनको थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये चाइनीज़ लोन ऐप एक्सेस ले लेते हैं आपके फ़ोन का कंप्लीट, हैक कर लेते हैं आपकी फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट्स। फिर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी पिक्चर्स मॉर्फ करके, यानी कि एडिट करके न्यूड पिक्चर्स या वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे। तो इन भोपाल की फैमिली के साथ ऑलरेडी उन्होंने कर दिया था कि भेज दी थी फैमिली को, और वो लोन रिपे नहीं कर पा रहे थे, उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। और इस हद तक वो हरास हो गए थे क्योंकि ये जो चाइनीज़ लोन ऐप है ये ऐसी टैक्टिक्स अपनाती है एकदम माफिया वाली कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ये कर देंगे ये कर देंगे, आपको हरास कर देते हैं एकदम। एक्चुअली मेंटली एकदम तबाह कर देंगे तुम्हें जी। और गाली भी देते हैं, हर टाइप का तुम्हें थ्रेटन करते हैं, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, ये वो एवरीथिंग। तो आई डोंट नो उनके माइंड में क्या ही गया होगा, कितने हद तक उनको उन्होंने हरास किया होगा जिन्होंने ये स्टेप लिया कि अपने बच्चों को जहर दिया और फिर खुद लटक गए। तो ये केस है, एक बैंगलोर का केस था। एक 22 साल के बच्चे ने 50,000 लोन लिया था, वो रिपे नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। पेरेंट्स को लिखा था सॉरी। अब पेरेंट्स सॉरी का क्या करेंगे इतना छोटा अमाउंट आपकी लाइफ ले रहा है बिकॉज ऑफ दीज चाइनीज़ ऐप्स। तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हम लाइफस्टाइल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए यही सब कर रहे हैं। जैसे 22 साल का बच्चा 50,000 रुपये ले रहा है, माँ बाप से क्यों नहीं लिए, या अगर नहीं रीपे कर पाया तो किसी से बात क्यों नहीं करी इसके बारे में, क्योंकि इट्स नॉट ऐसा नहीं है ना कि 2-3-4 करोड़ रुपए हैं, या मतलब चलिए वो भी कुछ हो सकता है। अगर नेसेसिटी होती तो माँ बाप से लेता, नेसेसिटी नहीं थी ना, तभी उसने कोई दूसरा रूट अपनाया। जी। तो जितनी भी ये लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की वीडियोस होती है, बड़ी कार, अच्छे कपड़े, उसका कहीं ना कहीं यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ये ऐप्स फ़ायदा उठा रही है। या हो सकता है इसका एक और रीज़न है कि कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, बहुत सारी जॉब गई लोगों की, तो उनको फंड्स की ज़रूरत है इमीडिएटली, तो भी ये ऐप्स के पास जा रहे हैं। वेरी ट्रू। नहीं, जो आपने बोला ना जॉब स्कैम के बारे में, जैसे आपको पता है मैं ट्रू कॉलर के लिए काम करती हूँ, तो हमने काफ़ी एनालिसिस किया प्रोडक्ट पे भी और काफ़ी फीचर्स भी रोल आउट किए, स्पेशली जो मैसेजिंग पे है। अगर आप ट्रू कॉलर मैसेजिंग यूज़ करते हैं, वी ऑर्गेनाइज योर मैसेजिंग इनबॉक्स इन अ वेरी नीट वे, और उसमें हमने AI/ML भी डिप्लॉय किया है। तो अगर सर्टन काइंड ऑफ लिंक्स और सर्टन काइंड ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड, क्योंकि हम लोगों ने वो टेम्पलेट्स काफ़ी स्टडी किए और अपनी मशीन लर्निंग को ट्रेन किया कि अगर ये लैंग्वेज यूज़ हो रही है और ये इस तरीके की लिंक्स आ रही हैं, तो वो लिंक्स आप प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मैसेज विल शो अप इन योर इनबॉक्स और आप वो लिंक को प्रेस नहीं कर पाएंगे, एंड इट विल एक्चुअली आस्क यू कि डू यू रियली वांट टू क्लिक ऑन दिस लिंक बिकॉज इट्स अ सस्पिशियस लिंक। व्हेन यू से येस, then it allows you to click again. तो it acts as a friction. Right. जैसे कि एग्जैक्टली तो जैसे कि आप इन जॉब स्कैम्स या इलेक्ट्रिसिटी स्कैम्स या इतने स्कैम्स आ रहे हैं आजकल, और आप समझ सकती हैं कि जितनी बार हम कुछ फिक्स करते हैं या हम लोग एजुकेट हो जाते हैं, द स्कैमर्स आर मूविंग वे क्विकर देन अस. देयर समथिंग एल्स दैट इमर्जेस, एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ अराउंड सोशल इंजीनियरिंग ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऐप पे आए और उन्होंने
कुछ suspicious link डाली and you clicked on it and they got access. There'll also social engineering, like you said. Either it'll be to tell you how quickly you can make money. If it's quick money, you know that it should be an indicator that this is not going to work. जैसे यूट्यूब वीडियो लाइक करने वाला स्कैम, हाँ, तो लोगों को जेन्युइन लगता है कि यार सब क्रिएटर्स चाहते हैं उनकी वीडियोस पे ज़्यादा लाइक्स हो सकता है वो पे कर रहे हो क्रिएटर्स लाइक करने के लिए, तो बहुत जेन्युइन लगता है कि लाइक करके तो पैसे कमाने, हमारा क्या जाएगा इसमें। बट इवेंचुअली वो इस जाल में फंसते रहते हैं, फंसते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं हमें फिर सुसाइड के। absolutely. Yeah, and government has taken good measures in that, where they've banned all these Chinese apps. बट जो भोपाल की फैमिली की बात कर रहे हैं, उन्होंने साइबर ब्रांच को अप्रोच किया था, मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता बट जितना मैंने सुना और पढ़ा है, बट एक्शन नहीं लिया गया था। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मेरे नाम पे ना फेक टेलीग्राम चैनल्स थे। अच्छा, ठीक है, सबके सारे इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कॉल दी जाती है, स्टॉक खरीद लो, ये चीज़ खरीद लो, म्यूचुअल फंड स्टॉक खरीद लो, और ऐसे स्कैम होते हैं। मतलब आपसे बोलेंगे खरीद ले, 10 लोगों से बोलेंगे बेच दे, और बीच में वो प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। पंप एंड डंप स्कीम बोलते हैं इसको। अच्छा। तो मेरे नाम पे थे और मेरे को एक मेल आया कि मैम आपका ना मेरे पास टेलीग्राम मैसेज आया था और मैंने आपको 50,000 पे किए थे, फिर आपने मुझे ब्लॉक मार दिया। मैंने कहा मैं क्यों आपसे 50,000 रुपये लूँगी। हाँ। तो मैंने फिर देखा कि टेलीग्राम पे एक चैनल है, उस पर 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, और वो ऐसे करके एक चैनल बनाया हुआ है, फिर पर्सनल डीएम करता है लोगों को कि मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, आप मुझे अपना एक्सेस दे दो अकाउंट का, या इतने अकाउंट नंबर भेज दो। तो मुझे पता लगा, फिर मैंने सारे स्क्रीनशॉट वगैरह, और हाँ, वो जो बंदा ऑपरेट कर रहा था मैंने उसको मैसेज किया कि अब तो मुझे पता भी नहीं है टेलीग्राम कैसे ऑपरेट होता था, बट मैंने उसको मैसेज किया था कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा करके आई रिपोर्ट और समथिंग। कहता है कुछ अमाउंट मांगा उसने मेरे से कि आप इतना दे दो, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, उसमें भी ब्लैकमेल। करेक्ट। तो फिर मैं ये सारे प्रूफ वगैरह लेके नोएडा में एक क्राइम ब्रांच है, वहाँ गई। एक सर है इंस्टाग्राम पर जो क्राइम लेवल, मतलब इसी लेवल पे अच्छे नाम है उनका। उनको भी मैंने अप्रोच किया, और 2 बार मैंने ऑनलाइन जो वेबसाइट है एक, उस पर भी कंप्लेन करी, बट नो रेजोल्यूशन। मैंने सिर्फ वीडियो बनाई फिर कि भाई मेरा कोई टेलीग्राम पे चैनल नहीं है। मैंने इंस्टा पे डाला, यूट्यूब पे डाला, सब जगह डाला कि मेरा चैनल नहीं है। मैंने यहाँ तक कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बायो में भी लिख दिया था, हाईलाइटेड स्टोरी में भी लिख दिया था कि नहीं है। बट एक्शन नहीं लिया गया। मे बी अब थोड़ा स्ट्रांग हो गई हो हमारी साइबर सेल, बट उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। तभी सेम मैंने ये अभी पढ़ा भोपाल वाला केस, उन्होंने भी किया हुआ था कंप्लेन एक्चुअली में। तो तब भी so you're right, redressal needs to be stronger. टेक पार्ट से थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रैक करना, और वो जो पेमेंट ले रहे थे वो शायद क्रिप्टो करेंसी में ले रहे थे, जो स्कैमर्स थे टेलीग्राम के, तो डिफ़िकल्ट हो गया हो ट्रैक करना। बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ट्रैक हो जाती है सारी चीज़ें। तो मे बी थोड़ा सा वीक है अभी हमारा साइबर सेल, इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव ईमेल आईडीज, कॉन्टैक्ट नंबर है कि भाई इस पर कंप्लेन कर दो, यहाँ चले जाओ, बट जाने के बाद नहीं मिलता है रेजोल्यूशन, टाइम लगता है। और उससे एक आप डिस्करेज भी हो जाते हैं ना। मतलब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप बोल रही हैं कि आपको इतनी दिक्कत आई, तो यू कैन इमेजिन एन एवरेज सिटीजन। अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट हर साल 100-150 ऐप्स को ना बैन करती है। देन ऑल्सो ये ऐप्स नाम बदल के दोबारा आ जाती है प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, है ना। गूगल भी हटाता है ऐप्स को, बट देन ऑल्सो ये आ जाती है। ये हमारी जो मजबूरी है या जो ग्रीड है उसका फ़ायदा उठाती है ये एप्लीकेशंस। एंड देन एक वीडियो हमारा इस पर भी था, जो ये बैटिंग ऐप्स है, बैटिंग इलीगल है इंडिया में, देन ऑल्सो दे आर ऑपरेटिंग। मतलब हवाले के थ्रू पैसा चाइना भेज रहे हैं, इंडिया के किसी से कांटेक्ट करके यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं, कुछ तो ये कर रहे हैं। इस पर भी गवर्नमेंट ने लेके आया था कि गवर्नमेंट मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में कुछ चेंजेस किए थे, बट कितने हद तक, कितनी जल्दी सोल्यूशन मिल सकता है उस पर क्वेश्चन है। क्योंकि 2021 में ही ये ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। 2021 ऐसा साल था जब एक तो पहले से हम डिजिटलाइज होते आ रहे हैं 2016 के बाद, जब से जियो, यूपीआई, हाँ यूपीआई स्पेशली सबके पास में फ़ोन और बैंकिंग फैसिलिटीज़ आ गई है जी। तो हो रही थी चीज़ें धीरे धीरे, बट कोविड ने सबको पुश दे दिया। तो कोविड के टाइम पर सभी डिजिटल हो गए, सभी के पास फ़ोन, इंटरनेट हो गया, तो इसीलिए
हर जगह नंबर्स बढ़ गए थे, आईपीओ में नंबर्स बढ़ गए थे, डीमेट अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, यस है ना। तो अब फिर स्कैम्स के भी नंबर्स अभी बढ़े 2021 के बाद। जैसे अभी आपने सारे स्कैम्स का नाम बताया ना, जी सारे स्कैम्स, और हर टाइप के स्कैम चल रहे हैं इस वक्त। इवन इनकम टैक्स रिफंड का भी स्कैम चल रहा है। You're मैसेज right. आता है कि अपना रिफंड क्लेम कर लो, उस पर क्लिक करोगे, वो आपको बताएंगे डिटेल्स, और अकाउंट आपका चला जाएगा, खाली हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और इतने, मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट सारे ही कवर करे हैं। मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग अवेयर हो रहे हैं। नहीं, वेरी बहुत ही ट्रू। अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि हमने उनका नंबर वाइट लिस्ट किया है अब ट्रू कॉलर पे। Oh, wow. तो अगर इफ यू रिसीव अ जेन्युइन कॉल, नॉट एन इम्पर्सनेशन कॉल बट अ जेन्युइन कॉल फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, you will see a green color and a blue verified badge if you're a Truecaller user. When the call is coming in, you can actually see that. तो आपको एक फर्स्ट लेवल चेक तो हो गया ना। मैसेजिंग पे एक दूसरा टाइप का चेक हमने किया है क्योंकि उसमें भी आप ऊपर हेडर पे देख सकते हैं दैट इज इट रियली द ब्रांड हु इज रीचिंग आउट टू यू और इज इट somebody else who's posing to be the company or the brand, or in this case the government agency. So we're trying to do some things, but you're right, it's a very complex conversation. ऑल्सो ये जैसे आपने कहा रोबो कॉल्स भी हैं अब आजकल जो लीडिंग टू फाइनेंशियल फ्रॉड या सेक्सटॉर्शन बहुत बढ़ गया है। आपको कॉल्स आते हैं मैसेजिंग एप्स पे, बट वी कैन गो ऑन अबाउट दिस, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू what are some of the tips that you can give people beyond, of course, the content you've already created, but just a short summary on some things that they can do to make sure they don't fall for this, and not from a tech point of view but from a mindset point of view. क्योंकि आपने बोला कि greed की वजह से है, quick पैसे कमाने उसकी वजह से है. So what can we do in those moments that we don't fall for these traps? सबसे पहले क्विक मनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड। तो अगर आपको कोई बोल रहा है वर्क फ्रॉम होम, स्पेशली ये वर्ड यूज़ किया जाता है, वर्क फ्रॉम होम करो आप जी. इस लिंक पर क्लिक करके, तो आपको चेक करना है कि ये लेजिट है कि नहीं। कैसे, जैसे गवर्नमेंट की ये पीएफ का स्कैम हो गया या रिफंड का, तो इनकी तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, राइट वेबसाइट पर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का लोगो होता है, .government होता है, .gov.in होता है ना। तो ये तो आप ऐसे चेक कर सकते हो जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कैम्स हो रहे हैं। अदरवाइज जो वर्क फ्रॉम होम के स्कैम है, नंबर 1 क्विक मनी जैसा कुछ नहीं होता है। नंबर 2, आपको ना वो स्टेप बाय स्टेप फंसाते हैं। फर्स्ट टाइम आपको फील कराएंगे कि आप ही जीत रहे हो, आप ही पैसा कमा रहे हो। तो फर्स्ट टाइम अगर पैसा आ रहा है आपको पास, दूसरे टाइम आ रहा है, तीसरे टाइम आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन करना है कि इतना इजी कैसे हो सकता है सारी चीज़ें, कि आपको सिर्फ 3 वीडियो लाइक करने 150 रुपये आ गए, इतना आसान कैसे हो सकता है कुछ भी। एंड देन फिर वो आपसे डिटेल्स मांगना चालू कर देंगे कि भाई अपना आधार भेज दो, अपना पैन कार्ड भेज दो, या अपनी डिटेल्स भेज दो, अब इस लिंक पर क्लिक कर लो। तो आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले चेक करना है कि आप एक्चुअली किस लिंक पर क्लिक कर रहे हो। उस लिंक का नाम से पता लग जाता है ऑलमोस्ट। अगर कर भी दिया है देन पिन, यूपीआई ये सब कुछ शेयर ना करें। मेन रीज़न ये होता है। इवन टीचर्स लोग, मतलब मुंबई की एक टीचर है, उनके साथ भी पीएफ का स्कैम हुआ था। तो उनके साथ क्या हुआ था, ईपीएफ की वेबसाइट पे गई जी, और वहाँ से नंबर उठाया, तो किसी से बात की। अब वो कॉल पे सारी डिटेल्स मांग रहा है, मैम आपका पीपीएफ का रिटर्न कर देंगे, हम रिफ़ंड कर देंगे, आप ये डिटेल्स मुझे दे दो। और वो मैम भी डिटेल्स देती गई, उन्होंने पिन भी दिया, उन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया, उन्होंने सवाल नहीं पूछा कि पिन क्यों चाहिए भाई, और आपके पास सारी डिटेल्स क्यों नहीं है मेरे, अगर आप वहीं से फ़ोन कर रही हैं। हाँ, तो बाद में उनको पता लगा कि वो गलत पीएफ की वेबसाइट पे गई थी, वो फॉल्स वेबसाइट थी, सही वेबसाइट नहीं थी। तो हर स्टेप पे आपको वेरीफाई करना चाहिए कि यू आर डूइंग इट राइट और नॉट। And be aware, be very cautious and be very aware. And like you said about quick money, there's nothing like quick money. So if you are making that quick money, why isn't that the remaining 1 billion people in the country don't know about this very, innovative secret that you apparently have and nobody else has, right? और then गूगल करना चाहिए, गूगल करना चाहिए, रिव्यूज़ चेक करने चाहिए कि ऐसा कुछ काम है क्या, ऐसा कुछ है क्या वर्क फ्रॉम होम लाइक से। तो तुम न्यूज़ सेक्शन में जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये स्कैम था या कुछ और था। न्यूज़ सेक्शन में पता लग जाता है कि रीसेंट किसी के साथ हुआ है तो उसने रिपोर्ट किया होगा, या न्यूज़ हेडलाइन बनी होगी, तो आपको पता लग जाएगा। तो एक स्टेप ये भी हो सकता है अवेयरनेस बिल्ड करने का। जैसे अगर आपके पास ऐसा कॉल आए भी तो आप बहुत अवेयर और सतर्क रहेंगे, और आप वो उस स्कैम में नहीं, ऑब्वियसली यू वोंट फॉल फॉर इट, और probability will be lower. और गूगल फ्री है यार, एक बार डबल चेक कर लो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इवन इतना भी एफर्ट नहीं डालते हैं लोग, तभी तो ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं।
तो आपको गूगल करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि लेटेस्ट इसके बारे में कोई न्यूज़ आई है या किसी ने इसके बारे में वीडियो बनाया है, क्योंकि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं ऐसे अवेयरनेस वाली वीडियोज़। हाँ, नहीं तो यही एक्चुअली दैट्स व्हाई द इंटरनेट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड ना, मतलब आपको Right. एक्सेस मिल रहा है विच इज़ अमेजिंग, बट विद दैट एक्सेस कम्स अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स एज वेल, विच इज़ व्हाई अ लॉट ऑफ द वर्क दैट आई डू इज़ अराउंड developing digital safety content, which I do with obviously as part of my job at Truecaller, and I almost call it the vaccination against I would say a lot of the scams and frauds, because if you're educated, you're keeping yourself up to date and aware, then the probability of you falling for it is going to be hopefully lower. एंड देन आई फील कि गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव चालू करना चाहिए, जैसे सफाई का करते हैं अभियान ये सब ना। तो अगर लोन ऐप्स का स्कैम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने भी कुछ डेटा पढ़ा 2021 में यंग जो अंडर 30 उनका सबसे ज़्यादा सुसाइड हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ें दिख रही है और 1 लाख के आसपास लोग थे जिन्होंने इन्हीं ऐप्स, जिन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड किया है, तो गवर्नमेंट को अगर ये दिख रहा है तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ अभियान चालू करना चाहिए जो सब तक जाए अवेयरनेस। ऑब्वियसली हम अपना पार्ट कर रहे हैं, हम अवेयर Yes. कर रहे हैं वीडियोस बनाकर, बार बार वीडियोस बनाकर, बट मे बी हमारी वीडियो उन तक ना पहुँचे। जी, तो हो सकता है गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप अवेयरनेस के लिए लेना चाहिए। नहीं you're right. मतलब मेरे को पता है I4C जो MHA के अंदर है, जो एजेंसी है, वो उनका एक इंस्टाग्राम हैंडल है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो देते रहते हैं स्पेसिफिकली अराउंड क्या स्कैम्स चल रहे हैं, उन्होंने क्या रीसेंट स्कैम बस्ट भी किए बट आई हैं. एम टॉकिंग अबाउट जैसे No, you're हर right. घर सफाई Scale अभियान नहीं था। है. हाँ, हर Yes. घर सफाई अभियान था ना, वैसा टाइप का। ये- क्योंकि 2021 के बाद बहुत ज़्यादा सब कुछ ऑनलाइन आया है। लोग जो पहले किसी ने फ़ोन यूज़ नहीं किया, उन्होंने फ़ोन यूज़ किया होगा। जिसने कभी इन्वेस्टिंग नहीं करी उसने इन्वेस्टिंग की होगी। तो इस वक्त आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आई एग्री, जैसे अभी 15th अगस्त को हर घर तिरंगा, तिरंगा। तो हाँ, समथिंग लाइक दैट ऐसा वेयर कुछ। you every home has a sort of every person takes a pledge to take a digital safety training, or at least make themselves far more digitally prudent. But coming back to, so what interesting investments have you already made for Sia? Because if you're, I mean, I can totally see you being, कि a lot of gifts would have come, a lot of money would have come. हमारे a normal family will be like, हाँ ठीक है, कुछ खरीद लिया, कुछ shopping कर ली. But I can totally see you saying, नहीं इसको मैं FD में बनाऊंगी, मैं ये करूंगी. So what are some of the tips for first time parents, especially for how they can help build a sort of a kitty for their kid? बीइंग अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया 2 चीज़ों को। हाँ. एक है सुकन्या समृद्धि योजना, जो गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, जो गर्ल चाइल्ड अंडर 10 होती है उसके लिए। तो फेयरली इसमें भी 7 to 8% का आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल जाता है, एंड सेफ्टी है, रिस्क नहीं होता है इसमें। देन दूसरी हमने चीज़ प्रमोट की है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है। तो इसमें भी जो गोल्ड का रिटर्न है वो तो मिलेगा ही आपको, मार्केट में जितना भी रिटर्न मिलेगा 8 साल में, 10 साल में। उसके साथ साथ 2.5% गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे रही होती है अपनी तरफ से अच्छा। हर साल। हाँ, तो वो भी मिलेगा। तो ये तो हम, मतलब ऐसा कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं होगा जिसने वीडियो नहीं बनाई होगी, इसको पॉजिटिवली प्रमोट नहीं किया होगा। तो डेफिनेटली मेरे को ये चीज़ तो करनी थी। Sure. तो सबसे पहले मैंने ये दोनों चीज़ें की है। देन क्योंकि फिर हम डिसाइड करते हैं कि टाइम किस किस टाइम पे मैं पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लॉन्ग टर्म है तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगी या डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगी, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क ना कम हो जाता है, वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। एंड अगर टाइम कम है लाइक 5 years 10 years, तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, सुकन्या समृद्धि योजना और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे महिला सम्मान सर्टिफिकेट आए थे अभी, इसी बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। अच्छा. तो उसमें भी फेयरली आपको 7-8% के आसपास का रिटर्न मिल रहा होता है। Amazing. तो चूज़ एनी प्रोडक्ट विच इज़ बीटिंग इन्फ्लेशन, जो कि 6% है। बट एजुकेशन का इन्फ्लेशन 12% है, 10 से 12%। अच्छा. मतलब पढ़ाई का, हाँ. मतलब हर तीसरे चौथे साल आपकी जो फीस है ना डबल हो रही है। तो basically उसके getting हिसाब educated in से our country is very difficult, very expensive. हाँ. एंड देन आप एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करो तो डेफिनेटली 7-8% से आपका नहीं चलेगा। आप उसकी लाइक ग्रेजुएशन के लिए प्लान कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो 10-12% की इन्फ्लेशन इज़ वेरी ह्यूज। तो तब शायद आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना ही पड़े, क्योंकि वहाँ पर फेयरली आपको 10-20% का रिटर्न मिल सकता है अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम थरली नॉलेज चाहिए मार्केट की,
इंडेक्स फंड इज़ लाइक इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, बात खत्म। वो कंपनीज आपके लिए काम कर रही है, आपको रिटर्न मिल जाएगा 10-12% का ओवर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। अच्छा, हाँ। और ऐसा है अगर, क्योंकि दे आर द टॉप 50 कंपनीज की, अगर हाँ। उनको कुछ हुआ तो मतलब पूरी इकोनॉमी पूरी बंद ही हो इकोनॉमी गई में है, ही कोई, इसलिए हाँ, राइट 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 तो राइट, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो गोल्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना है ना, तो जैसे एजुकेशन है तो आपको थोड़ा हायर रिस्क साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी है एजुकेशन के लिए। हाँ, बाकी प्ले स्कूल है या और चीज़ें हैं तो कम टाइम के लिए, तो उनमें थोड़ा लेस रिस्की प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो आपने ये ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना लिया है विद सिटिंग विद योर हस्बैंड, विद दीपक? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने लाइक फर्स्ट वीक में ही इन्वेस्टमेंट कर दी थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, देन मैंने बाकी चीज़ें करी आके। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लान करना, तो जब प्लान करते हैं थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाते हैं और अच्छा लगता है। फिर सब कुछ बिना प्लान चाहेंगे तो ऐसा लगेगा ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि लिख के मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही प्लान करके भी अच्छा लगता है। क्योंकि एक सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाता है ना, एक Right. जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको आपको लगता है नहीं मैंने प्लान किया तो आई विल बी बेटर प्रिपेयर टू डील विद इट when I get to that moment. You also shared a very interesting reel about how couples can framework for how couples can talk about money, and I know that it's very easy when you talk about it, but as you have evolved in your relationship with Deepak, ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहले दिन आप लोग बहुत आराम से इसके बारे में बात कर पाएँ, राइट? तो एक एवोल्यूशन हुआ होगा, तो मेरे को उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि जो न्यू कपल्स हैं, दे फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मनी, क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द माइंडसेट स्टिल इन इंडिया इज कि ठीक है, द गाय विल टेक केयर ऑफ मी, ही इज़ द प्रोवाइडर। मगर अब व्हेन मोर एंड मोर विमेन आर वर्किंग, वो डायनामिक बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, क्योंकि बोथ पार्टीज आर मेकिंग मनी, सो इट्स नो मोर अबाउट यू द मैन बीइंग जस्ट द प्रोवाइडर, आई एम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सम बट वेज। देन ऑल्सो वुमेन पार्टिसिपेट कम ही करती है फाइनेंस टॉक्स में ना। Exactly. इवन इफ दे आर अर्निंग, देन ऑल्सो दे थिंक कि हस्बैंड देख लेंगे या भाई देख लेगा। कंट्रोल नहीं है, मैं कमा रही हूँ बट कंट्रोल फिर भी। आई एम हैप्पी कि मैं अर्न कर रही हूँ, अब उसको इन्वेस्ट करना है, उसको हैंडल करना है, मेरे को वो झमेला नहीं चाहिए। तो वो माइंडसेट होता है। ऐसा नहीं कि उनको कोई मना कर रहा है, जो अभी की वर्किंग वुमेन है, ऐसा नहीं है कि उनको मना कर रहा है कि आप अपना पैसे के बारे में बात मत करो या आप अपना पैसा हैंडल मत करो। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने को मिल गया, वो बहुत बड़ी बात हो गई, उससे ऊपर हम जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा बहुत, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स के साथ जिस सर्कल में मैं हूँ, मैंने बहुत देखा है ये चीज़ें ना। तो कमिंग बैक टू फाइनेंस ऑफ कपल्स, तो फर्स्ट ईयर शादी का डिफ़िकल्ट होता है। हमारी अरेंज मैरिज थी तो डिफ़िकल्ट होता है। आई लव माई हस्बैंड, ही लव्स मी, बट आई विल ऑल्सो टेल यू कि डिफ़िकल्ट होता है, डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप अग्री नहीं करोगे एक दूसरे के साथ। देन ऑल्सो आपको साथ में काम करना है अपने रिलेशनशिप पे, अपने काम पे। तो जो मैंने फ़ील किया कि शादी से पहले अगर आप फाइनेंशियली सारी चीज़ों के बारे में बात कर लोगे तो बहुत अच्छा पीरियड जाएगा फर्स्ट ईयर वाला भी। एंड अगर आपकी अरेंज मैरिज नहीं है तो ऑब्वियसली आप बहुत कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ, आप आराम से बात कर सकते हो। तो प्लीज़ बात करो एक दूसरे के साथ में। अगर आपकी शादी होने वाली है या इवन आप रिलेशनशिप में हो, आपके करंट एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, आपके एसेट्स क्या है, डेट क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपको बात करनी चाहिए। आपको एक डेट पे जाना चाहिए जहाँ पर आप सिर्फ पैसों के बारे में बात करो, है ना। जज करते हैं जनरली वुमेन को, अगर इससे अरेंज मैरिज दोनों मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, है ना। अब अब दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, अरेंज सेटअप है, और बंदी पहले ही मतलब कॉन्वर्सेशन में पूछ ले कि भाई सैलरी या डेट या एसेट्स, घर कितना है, कहाँ रहते हो, तो कितना कितना जज करेंगे उसको, गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर बोलेंगे उसको, राइट। बट दिस इज़ वेरी 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 हेल्दी कॉन्वर्सेशन, वेरी हेल्दी फॉर योर फ्यूचर लाइफ। तो ये करना ही चाहिए, मतलब ऐसा मस्ट होना चाहिए। शादी से पहले आप ये बात करे बिना नहीं हाँ करोगे तो मे बी जस्ट ईज इनटू द कन्वर्सेशन अ लिटिल बिट, मे बी वंस यू अग्रीड और यू हैव अ जनरल माइंडसेट कि मैं इन्हीं से शादी करूंगी, तो इट्स गुड टू हैव दैट चैट। बट नॉट, मतलब हाँ करने के बाद तो ठीक है, बट हाँ करने से पहले भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग मनी से बहुत अटैच होते हैं जी, कुछ लोग मनी को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। तो आप दोनों को मनी माइंडसेट पता होना चाहिए कि आपको पैसे को लेकर क्या धारणा है, क्या विचार है आपके। आप ज़्यादा ही पैसे को अटैच तो फील नहीं करते हो कि पैसा ही सब कुछ है, या
सेंसिटिव होना पैसे के बारे में या नेगेटिव थॉट्स होना, और पता होना चाहिए कि आप सेव कर रहे हो, वो स्पेंड कर रहे हैं, तो उनकी स्पेंडिंग हैबिट ज़्यादा है, आपकी सेविंग ज़्यादा है, तो आप कैसे काम करने वाले हो साथ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि डाइवोर्स का जो सेकंड रीज़न है वर्ल्ड वाइड पैसे ही है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का भी रीज़न पैसे ही होता है। Yes. तो पैसा जब इतना इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में बात क्यों ना करें हम, और अगर बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बात कर सकते हैं, राइट? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ बिन अगेन वही सोशल कंडीशनिंग ना, अगर आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली अरे बीइंग योर मुझे ट्रू कमेंट्स सेल्फ। आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं। हाँ, मैंने जब ये कपल फाइनेंस वाली वीडियो डाली तो मुझे आए, मैडम आपने शादी की थी या आपने बैलेंस शीट मैच, नहीं आपने शादी में कुंडली मिलाई थी या बैलेंस शीट मिलाई थी? मैंने कहा अच्छा ओके। यू आप आई होप यू रिप्लाइड सेइंग दोनों, क्योंकि बहुत दोनों जरूरी है। मैंने पिन किया वो कमेंट रिप्लाई करने दो लोगों को। नहीं, क्योंकि थोड़े दिन के बाद प्यार रहता है बट इट वेयर्स ऑफ। वो बोलते हैं ना कि इट्स नाइस इफ यू हैव इवन इफ यू आर क्राइंग दैट यू आर नॉट सिटिंग इन अ मारुति बट इन अ मर्सिडीज। मुझे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मैं अर्न कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मेरे हस्बैंड कितना अर्न कर रहे हैं या उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे ऐसे मैसेज आया है कि मैं अर्न कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे पास कुछ छोड़ते ही नहीं है। सेम बॉयज़ का कि मेरी वाइफ अर्न कर रही है, मुझे कुछ देती ही नहीं है या घर में खर्च ही नहीं करती। अब उससे पैसे मांगूंगा तो उसको लगेगा कि वो मुझे फंड कर रही है और समथिंग। तो जब मैंने ये वीडियो डाला 7-8 मिलियन व्यूज़ थे और ये बहुत शॉकिंग वीडियो था, ये किसी ने कभी पहले कवर नहीं किया था ये टॉपिक इंडिया में या कंटेंट क्रिएटर्स ने। तो मिक्स थॉट ऑफ कमेंट्स थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे कि फिर तो बैलेंस शीट ही मिलानी चाहिए थी या पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, तुम हर जगह पैसा ही सोचती हो क्या। ऐसे कमेंट्स आए थे, आपको रीड करने चाहिए वो। नहीं, आई विल बट आई कैन टोटली इमेजिन कि एकदम शॉक, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है ना। उनको लगता है कि शादी हो गई तो सब सरेंडर कर दो, मतलब सब ज्वाइन कर लो। ज़रूरी नहीं हर चीज़ ज्वाइन होनी चाहिए। वुमेन के पास भी उसके अकाउंट का कंट्रोल होना चाहिए, मैन के पास भी होना चाहिए। मैं सिर्फ एक तरफा नहीं बोल रही हूँ, दोनों का बोल रही हूँ मैं कि पता होना चाहिए दोनों को। एंड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यार पैसों से ना, कि मैं ही क्यों खर्च करूँ। 1 साल तक तुम लोग कर लोगे खर्च, नेक्स्ट ईयर यार मेरा तो सारा पैसा इसमें चला जाता है, मेरे पास तो कुछ नहीं बचता, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, ये कर पाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट मनी। डिसाइड करना चाहिए कि घर के जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो आप साथ में लेने वाले हो या कोई एक लेने वाला हो। ठीक है, मान लिया कि आपको ना एक ही बंदे को कंट्रोल देना है, अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को, ठीक है, बट अगर आप ये डिसाइड करके दोगे तो दोनों खुश रहोगे। अगर ये नेचुरली हुआ या फिर ऐसे ही सबको पता है हस्बैंड ही संभालते हैं, वाइफ के साथ कभी डिस्कस ही नहीं हुआ कि ये मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, तो मे बी वुमेन उस वाइफ के माइंड में हो कि यार मेरी तो इसमें कुछ और ओपिनियन था, मेरे से पूछा भी नहीं गया। And you feel like you're being wronged, ना? ऐसा लगता है कि it's not fair, the relationship is not equal. Correct. But also tell me कि before you talk about the financial conversation, is it also not important to align on कि आपका vision क्या है, आपके objectives क्या हैं? जैसे अगर आप कोई asset planning कर रहे हैं, because lot of people feel कि अगर शादी की है तो एक घर खरीदना चाहिए, but उसमें भी varied views हैं। जैसे मैं सोचती हूँ घर खरीदना is a waste of money. You should always live on rent. But maybe in that situation, if you're married, you'll find that your husband or your partner thinks differently. So is it important to first also align on the objectives and then do the financial conversation, or just help me understand that? जब आप बात कर रहे होंगे ना तो सबसे पहले आपको मनी माइंडसेट जानना है कि आपका मनी माइंडसेट क्या है। अपने एक्सपेंसेस जो पूरा प्रोसेस बताया, उसी प्रोसेस में गोल्स की बात की थी कि गोल्स आपको पता होने चाहिए एक दूसरे को। मुझे शौक है कि मुझे ना दुनिया घूमनी है, मुझे ये रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि पैसे अगर मैंने कमाए तो मैं घर भले ही रेंट पे रहूँगी, बट मुझे ना घूमना है। मेरे हस्बैंड का थोड़ा अलग सोच हो सकता है ना, बट हो सकता है कि अलग सोच होने के बाद भी देन ऑल्सो यू कैन कम ऑन सेम पेज या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन थी मेरी अरेंज मैरिज थी, इट वाज ओनली अबाउट कि मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि हम उतना ही सोच पाते हैं। you're right. हम उतना ही सोच पाते हैं, मतलब वही इतनी बड़ी बैरियर है हमारे लिए कि हमें लगता है अगर वो हाँ बोल गए तो हम जीत गए, उसके आगे हम सोच ही नहीं पाते एक्चुअली। तो ही वॉज वेरी ओके, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऑब्वियसली मुझे पता था इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बट देन ऑल्सो बिकॉज मैं गुर्जर कम्युनिटी से हूँ, जहाँ पर
मेरी फैमिली में मैं ही लड़की हूँ जिसने इतना पढ़ा लिखा है या जो खुद अर्न कर रही है फर्स्ट। फिर मेरे बाद काफ़ी Big लोगों ने किया। compliment to your parents for supporting you. एब्सोल्युटली। तो डर बहुत था मेरे अंदर ना, डर बहुत था, बहुत ही ज़्यादा डर था कि यार नहीं चलेगा तो क्या होगा। नहीं, शादी के बाद काम नहीं किया है ना, एक जॉब छोड़ने का सोचा हुआ था मैंने कि जॉब छोड़ के बिजनेस करना है। तो मुझे ये था कि यार जॉब तक तो ठीक है, क्या बिजनेस करने देंगे, क्या बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएंगे। मुझे पता था मैं कर लूँगी या मुझे तो करना वही है, बट फिर थोड़ा सा लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है ना। तो मुझे वो था, तो मेरे तो कॉन्वर्सेशन बस इसी हद तक हुई थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और आपको डिस्कस करना चाहिए, है ना। जैसे हमने गोल्स की बात की थी जी। है ना, किसी को शायद ना पसंद आए कि तुम फैशन पे या अपनी चीज़ों पे खर्च करो, जबकि तुम्हारे लिए वो प्यार है, तुम्हारे लिए वो अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे भी डिस्कशन होने ज़रूरी है। इवन आफ्टर मैरिज, जब शादी हो गई है तो यू शुड मेक अ प्लान कि आप एवरी 3 मंथ्स या फिर हर मंथ के एंड में आप पैसों के बारे में बात करो कि आप इस सिचुएशन पे है आप दोनों, क्योंकि अब तो सब कुछ कंबाइन हो गया, जॉइंट है। हाँ, कि आप दोनों अब यहाँ पर खड़े हैं और आपको जाना यहाँ है, कि घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, फॉरेन ट्रिप भी जाना है, तो आप वो दोनों कैसे करने वाले हो। तो वुमेन कह सकती है कि मैं अर्न करूँगी, मैन कह सकता है कि मैं सेव करूँगा या बाकी चीज़ें करूँगा, हम यहाँ पैसे सेव करेंगे। तो ऐसे प्लान करके चलेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा हो जाता है रिलेशनशिप। ऑल्दो होती है प्रॉब्लम्स, आती है चीज़ें, बट अगर क्लैरिटी के साथ प्लान के साथ जा रहे हो तो सब कुछ इजी सा लगने लग जाता है। इजी, और आप कम से कम दोनों एक साथ हो ना, एक टुगेदरनेस में भी स्ट्रगल फील्स ओके, बट इफ यू आर अलोन एंड यू आर फाइटिंग देन इट फील्स वेरी डिफिकल्ट। यू स्पोक अबाउट द माइंडसेट ऑफ मनी, सो टेल मी अ लिटिल बिट मोर कि आपका रिलेशनशिप विद मनी, हाउ हैज इट चेंज्ड व्हेन यू, लेट्स से, 20-year-old, you're so young, ek to it's so difficult to talk to you because you're successful so early, but when you were, let's say, in college or when you got your first job, and you spoke a little bit about when you got married, but just tell me, what is your relationship with money? How has it evolved? How can people also do a little bit of introspection कि मेरा relationship पैसे के साथ क्या है, क्योंकि ज़्यादातर it's very toxic for a lot of reasons. माई रिलेशनशिप विद मनी इज़ वेरी हेल्दी। अब हेल्दी कैसे है, आई कैन टॉक अबाउट मनी अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ। मैं गोल्स प्लान करती हूँ अपने, मैं बजट करती हूँ, और जिनके पास पैसा है, जो मेरे से रिच है या अल्ट्रा रिच है, अंबानी अदानी, मैं उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचती। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। मैं बिना गिल्ट के खर्च कर सकती हूँ, क्योंकि मैं क्लियर हूँ कि क्या मेरी नेसेसिटी है और क्या मेरी वांट्स है। तो दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। बट अनहेल्दी वही होगा जब आप पैसे के बारे में बात नहीं कर सकते किसी के साथ, आपको लगता है जो भी आपके पास है वो कम है, दूसरों के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, ये तो कुछ गलत करके पैसे कमा रहे हैं, है ना, वो अनहेल्दी होता है। और आप थोड़े अनकम्फर्टेबल हो जाओगे पैसों के बारे में सोचना। बजट कर लोगे, बट बजट के बारे में फिर सोच कर थोड़ा घबराने लग जाओगे कि नहीं हो पाएगा शायद। या एक रिलेशनशिप ये भी होता है कि छोड़ो यार, मैं तो खर्चा करूँगा, देखेंगे है ना, ये भी अनहेल्दी है एक तरीके से। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका रिलेशनशिप अनहेल्दी है या हेल्दी है, मतलब आप कंफर्टेबल हो बात करने में कि नहीं, आप बजटिंग कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं। देन उसके बाद आपको पहले तो अपने आप को माफ़ कर देना है कि जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, हेल्दी है या अनहेल्दी है तो माफ़ कर दो, इट्स ओके। हमें नहीं सिखाया गया पैसों के बारे में, तो इट्स ओके। आपको पहले अपने आप को माफ़ करना है। देन आपको फिगर आउट करना है कि आप उस लेवल तक कैसे पहुंचोगे कि आप जब कुछ खर्चा कर रहे हो तो बिना गिल्ट फील ही करो, पैसों के बारे में अच्छे से बात कर सको, बजटिंग को आप फॉलो कर सको। तो उसके बारे में सोचो कैसे जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट मंथ आपने थोड़ा सा किया, सेकेंड मंथ थोड़ा और, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप भी हेल्थी रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हो। और मनी एक टूल होता है जिससे आप टाइम और फ्रीडम खरीद सकते हो। मनी एविल नहीं, कहते ना पैसा ही नाश की जड़ है, तो ऐसा नहीं है। हमें बचपन में बहुत सुनाया गया है, हाँ? पैसा ही नाश की जड़ है, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इस नोशन को अपने दिमाग से निकालो एंड देन वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर रिलेशनशिप। खुद अपने लिए एक दिन निकालो कि मैं इस दिन अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या फैमिली है, पैसों के बारे में बात करूँगा। तो आपके सर्कल में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो ओपनली आपके साथ आपकी अपनी सैलरी डिस्कस कर सके, अपने एक्सपेंसेस, अपने डेट, अपने एसेट्स डिस्कस कर सके। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, यू शुड डिस्कस। एक टाइम था जब लोग छुपाते थे मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, अभी वो टाइम नहीं होना चाहिए।
अभी एक टाइम था जब हमें लगता था कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है किसी और के पास ना हो, जो मेरे पास ज्ञान है वो किसी और के पास ना हो, बट अब टाइम चेंज हो गया है. वो स्केर्सिटी माइंडसेट था, अब राइट, है राइट, अबंडेंस माइंडसेट. राइट, राइट. या लोगों को लगता है मैं कंटेंट हूँ, मैं दूसरों को कंटेंट बनाऊंगा, है ना. मैं खुश हूँ, मैं दूसरों को खुश करूँगा. वो मेंटालिटी जब होगी तभी आप लाइफ में, मुझे लगता है, ग्रो करोगे और खुश रहोगे. यू शुडंट कीप थिंग्स टू योर सेल्फ. तो अपने सर्कल भी धीरे धीरे वैसा ही बनाओ कि आप पैसों के बारे में भी उनसे ओपनली बात कर सको. वेरी ट्रू. मुझे एक मैं थोड़ी गोल्फ खेलती हूँ, तो मेरे एक गोल्फ फ्रेंड ने मुझको ये एडवाइस दी थी. ही इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द यूएस इन द बे एरिया. तो वो सिस्को के लिए काम करते थे, और उन्होंने मेरे को एक दिन यही बोला कि हम लोग पूरा साल 365 days वी स्पेंड इन अर्निंग द मनी, but we don't want to even invest 15 minutes in a week to look at how my money is doing. And that day it just blew my mind, right? I was like, you're right. I'm spending so much time in earning it. मगर जहाँ मेरे को कोई बोले, जैसे आपने बोला ना कि प्रज्ञा तुम क्या कर रही हो, अपने तुमने सेविंग्स किए, क्या बजट है तुम्हारा, कोई आइडिया नहीं है, बस चल रहा है. तो दैट वाज माय ट्रिगर टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप विथ मनी दैट यू स्पोक अबाउट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है पैसे के साथ, तो जैसे आपने बोला, आप बस देखते हैं लोगों को जिनके पास पैसे हैं, और आप उनको ट्रोल करेंगे, आप उनको नीचे गिराएंगे. यू विल हैव दैट क्रैब मेंटालिटी जो शिव खेरा जी ने प्रज्ञान पे बोला, यू नो, जस्ट टू पुल पीपल डाउन. बट आई थिंक द अपॉर्चुनिटी लाइज इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दे मेड दैट मनी. Because if I start to question that and I'm like, no, I don't want to pull you down, but I want to spend time in understanding how did you get to where you are. And I think then you start to have that mindset shift in now can I really start to make much more money. You shared a lot of tips, by the way, Neha. Thank you so much for that, because it's also helping me think through, what is happening. Because if you have a toxic relationship, I find that even when you make a lot of wealth, आपने पैसे बहुत कमा लिए, आप rich हो गए, मगर वो toxic relationship की वजह से आप वो पैसे बहुत जल्दी डुबा देते हैं या खो देते हैं. I'll give you an example. जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो वहाँ पर अगर मेरे आसपास के जो लोग हैं, मान लो 40 के पास उनके पास पैसा आता है, ठीक है, पैसा बहुत आ गया उनके पास, बट वो 40 के बाद भी वैसी ही लाइफ जीते जैसे उन्होंने 20 पे जीती. बट विद, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए या डर नहीं लगना चाहिए खर्च करने से. आपकी इनकम बढ़ गई है तो प्लान करके आप इजीली पैसा खर्च करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं. इंडिया सेवर की कंट्री मानी जाती है कि हम सेविंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. जी. 2006 के आसपास 36% का कुछ सेविंग्स पड़ा हुआ था हमारे पास, कितना हम सेव करते हैं. अब धीरे धीरे हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो ये 36 से 30% हो गया अभी रिसेंट में. तो अब जो 36% वाले, वो मेरे सारे, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग हैं जी. उन्होंने कमाया होगा, बहुत ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन उन्हें गिल्ट फील होता है पैसे खर्च करने में. उनकी ही मेहनत है, उन्होंने ही कमाया है, बट वो गिल्ट फील करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. So true. तो ये कमी है इंडिया में, फाइनेंशियल गोल प्लानिंग की कमी है. ये वर्ड है गोल प्लानिंग. गोल प्लानिंग करके करोगे तो गिल्ट फील नहीं होगा. और अगर आपको गिल्ट फील नहीं हो रहा है पैसे खर्च करते हुए, आपके पास बजट है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी रिलेशनशिप. So, you have now close to 1.5 million followers. I mean, that's just on Instagram. You have Yeah. many other followers as well on other platforms. A lot of people must be looking at you, and even at home, right? Your relationship with your husband, has it changed because of your success? Have you had people, like, I can tell you, when people become successful, a lot of your friends just fall off. क्योंकि आप grow कर रहे हैं, आप एक नया अवतार ले रहे हैं, वो अवतार accept नहीं कर पाते. So I want to know a little bit more about how has your success impacted your personal relationships? आई एम समवन, मुझे लगता है कि मैं एक स्टेप आगे आई हूँ सबसे. तो मुझे लगता है कि मैं उस स्टेप को तभी इंजॉय कर पाऊँगी जब मेरे लोग मेरे ही स्टेप पे होंगे. तो अगर मैं आगे आई तो मैंने मोटिवेट किया. मेरी फ्रेंड है, उसको डांस आता है, अच्छा. तो कि तू डांस का चैनल चालू कर. मेरी बहन है, वो भी फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, कि तू फाइनेंस का चैनल स्टार्ट कर. मेरे हस्बैंड है, ब्रदर है, कि तुम भी इसी में कुछ करो. तो व्हेन आई स्टार्टेड 2020 में,
मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी क्रिएटर, किसी को भी नहीं पता था शायद क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में, Yes, है ना, बस very स्टार्ट true. कर दिया था, पता नहीं था कि क्या फ्यूचर हो सकता है। तो सेम विद अस, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपना फर्म चला रहे थे, मेरा एक अलग बिजनेस था वो चला रही थी मैं। बट जब थोड़ा बहुत इसमें सक्सेस के साथ पैसा भी आया तो रियलाइज़ हुआ कि यार पैसे को मैं इन्जॉय कब करूँगी। अगर मेरे साथ कोई बैठा है, ठीक है, अब मेरे को कुछ एक्सपेंसिव ऑर्डर करना है तो मैं कैसे कर दूँ जो दूसरे वाले को लगेगा कि यार ये कितना खर्च कर रही है, या उसको थोड़ा फील होगा अनकंफर्टेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सर्कल को साथ नहीं लेके जाऊँगी तो मेरे को इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगी। वेरी सेंसिबल, there's a sense of acceptance कि अब ठीक है, अब जो भी है ये मेरी उनके साथ रिलेशनशिप है, एक नई तरीके की है पर ठीक है, एक नई है and it's different. Now tell me Neha, what are you doing to plan for your financial freedom, and what should people in their 20s, 30s, 40s think around कि मेरे को अगर financial freedom चाहिए, जैसे मैं अब अपने बारे में बात करूँगी, मेरा एक फाइनेंशियल टारगेट है, मैंने सोचा है जब भी जिस एज पे वो मैं हिट करूँगी उसके बाद मैं काम करूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी मिलती है मेरे काम से, इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ हु आई एम, बट आई हैव द एबिलिटी इन माई माइंड टू हैव द फ्रीडम टू डू द थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट टू डू एज अपोज टू what I do now, which is some of it I really want to do, some of it I do to pay the bills, है ना? तो how are you thinking about that, and what should us people like me, so many others think about in the context of financial freedom? इवन इफ यू आर 20 या 30, एक तो प्लान होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल प्लान। तो आपको कॉपी पेन लो, एक्सेल लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कि आपका गोल ये है, आपको इसके लिए इतना अमाउंट चाहिए होगा, इन्फ्लेशन रेट इतना है, इस साल तक चाहिए, तो उस साल उस चीज़ का क्या रेट हो सकता है। जैसे 5 साल बाद गाड़ी लेनी है तो अभी 5 लाख के तो 6% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो 5 साल बाद कितने की पड़ेगी, उतना अमाउंट आपको चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपने सारे गोल्स आपने लिख लिया, उस सारा अमाउंट लिख लिया, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि इतना अमाउंट आपको लाइफ में चाहिए, लाइफ को आराम से जीने के लिए। अब वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, एक्सपेंसेस आपके अभी के, आपकी इनकम सोर्सेज क्या है, कितना आप सेव कर पा रहे हो, उस सेव को कहाँ इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा पा रहे हो, तब तक ये पूरी कैलकुलेशन है। इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लग रहा होगा इस वक्त, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर आते हैं ऑनलाइन, आप इजीली ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको पर मंथ इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। ईजिली सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं कह रही हूँ कि सब कुछ एक्सेस है हमारे पास, बट हम खुद ही नहीं स्टेप लेते हैं। जैसे आपसे उन्होंने कहा कि हम 365 डेज अर्निंग में लगा देते हैं, लेकिन 15 मिनट नहीं दे पाते हैं, तो वही 15 मिनट आपको देने हैं जी। रिटायरमेंट कैलकुलेटर होता है, आपकी करंट इनकम क्या है, एज क्या है, कब तक आप रिटायर होना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका SIP अमाउंट आ जाएगा, या इतना अमाउंट 3 करोड़ आपको चाहिए तब तक के लिए, तो उसके लिए कितनी SIP करनी है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है गूगल पर। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको गूगल चलाना है, दैट्स इट। और एक चाह होनी चाहिए, हाँ, ये willingness. थिंकिंग करने की कि ये ज़रूरी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ प्लान, नॉट जस्ट कि मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, वो तो ज़रूरी है बिकॉज दैट्स एक्सपीरियंस, मगर रिटायरमेंट के लिए आप कैसे प्लान करोगे, क्योंकि अनलाइक इन मे बी सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पेंशन्स हैं, सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है। अभी हमारे पेरेंट्स को देख लो, उनके पास कोई रिटायरमेंट प्लान होता ही नहीं है, उनको लगता है बच्चे पैदा कर दिए वही मेरा बुढ़ापे का सहारा है। यस, केस उल्टा है, बच्चे बैंगलोर भाग जाते हैं आप बूढ़े यहाँ के लिए। तो ये केसेस तो मैंने बहुत देखे हैं, है ना। तो आपको खुद फाइनेंशियली सिक्योर फील करना होगा, तभी आप, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर है, इंडिपेंडेंट है, तभी आपके रिलेशनशिप फलेंगे फूलेंगे विद योर हस्बैंड, विद योर डॉटर, सन, आपकी पूरी फैमिली में। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील कराओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, तभी अपनी फैमिली की कॉन्वर्सेशन को आप इंजॉय कर पाओगे, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एग्री। तो अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जो होते होते रह जाएंगे, मतलब होंगे ही नहीं कभी। तो अगर आप, वैसे हमारी जनरेशन तो ये समझ गई है, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है उसने नहीं समझा था, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान नहीं किया था। तो आपको रिटायरमेंट कैलकुलेटर गूगल पे खोलना चाहिए, उसमें अमाउंट निकालना चाहिए और उसके लिए अपने लिए प्लान करना चाहिए कि रिटायरमेंट के लिए मैं
बहुत सारी गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन स्कीम नाम की एक हाँ, स्कीम NPS, है, yes. NPS है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको 7-8% का रिटर्न मिल जाएगा. तो यू शुड एक्चुअली प्लान. जब आप उसमें चालू कर दोगे ना इन्वेस्टमेंट, तो आपको थोड़ा सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अपने बिजनेस में या जॉब पे भी थोड़ा खुश होके जाओगे क्लैरिटी के साथ. तो स्ट्रेस कम होगा, एग्जाइटी कम होगी आपकी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. So, what do you think about the relationship between feeling secure financially, mental well-being, and also how it shows in your self-worth? इट्स वेरी वेरी रिलेवेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जॉब बोरिंग है, ठीक है, आपकी बोरिंग जॉब है और हो सकता है आपकी सैलरी भी कम है. तो आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया या आपके जो टारगेट था वो मीट नहीं किया, तो आप सुन के आ गए वहाँ पर. अब आपको घर आके स्ट्रेस फील होगा. अब उस स्ट्रेस में आप क्या करोगे? आपको अब अपने आप को बेटर फील कराना है. बेटर फील कराने के लिए क्या करोगे? Retail therapy? Amazon.com. Amazon.com, Myntra.com या फिर स्विगी जोमेटो करोगे. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, आपकी स्पेंडिंग और बढ़ गई, आपकी सेविंग बिल्कुल नहीं हुई. एक तो पहले ही सैलरी कम थी और अब आपकी सेविंग भी कम हो गई है. तो आप इस पूरे सर्कल में फंसते जाओगे. बोरिंग जॉब, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बोरिंग जॉब, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और ये डिटेल थेरेपी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील कराओ, कि अगर आपके साथ कुछ ऑफिस में गलत भी हो रहा है तो यू शुड बी लाइक कि ठीक है, आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज. अदरवाइज यार बिल्स भरने हैं मेरे को, तो बिल्स भी भरने हैं, बॉस Mortgage की भी है. सुनने हैं, ये भी है वो भी है ना. तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ को जीने के लिए, और मेंटल स्ट्रेस होगा. फैमिली के साथ आप घर गए, बात करें, फैमिली ने थोड़ी सी कुछ कहा, बच्चे ने रिमोट तोड़ दिया या फ़ोन तोड़ दिया, आप उस पर भड़क जाओगे क्योंकि आप प्रॉब्लम से आए हो, है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली सिक्योर फील करना. तो ये स्ट्रेस लेवल कम होता है. मैं तो हर बार कहती हूँ, मनी ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है. तो उसको ढंग से, उसके बारे में बात करो, ढंग से मैनेज करो, तभी सब सारे रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे. To an extent, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, गॉर्डन गेको's famous dialogue in his movie Wolf of Wall Street, where he says greed is a good thing. So yes, I agree, money is important, but as long as it's helping you act as a tool, like you were saying, tool to get things done in the world, and not only, if you, the minute you start getting attached to it and you get attached to the things that money brings, I think then you are stuck in a very, very bad place, because then it's, again, it's a different kind of whirlpool. Then the whirlpool is, today I'm buying Marks and Spencer or H&M, tomorrow I want to buy Louis Vuitton, then Louis Vuitton is also not enough, now I want something even more exclusive. So it just, there's no end to that, right? So I agree with you, while money is very important, but you know, like you said, I think maybe understanding ki relationship kya hai, and then when you make money, then it becomes a little bit easier. But I also want to ask you, what do you think is the role of charity in making money? Because I think for me, and for a lot of people, I think we always think about money कि मैंने कमाए हैं, मैं उसके साथ क्या करूँगी. मगर there is so much good you can also do with money. It unlocks so much goodness in society and impact and contribution that you can make. So what do you think about that? And have you thought about charity, or what percentage can we start to think about donating, if at all? स्टेजेस होते हैं मनी के. अगर हमने अर्निंग स्टार्ट किया है तो हम सोचते हैं कि हमारे बिल्स पे हो जाए, इतना काफ़ी है. फिर हो सकता है एक पॉइंट आए कि बिल्स आराम से पे हो रहे हैं, आपको बिल्स की टेंशन नहीं है. फिर आपको डिसाइड करना है, आपको खुद ही फील होगा कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट भी था कि नहीं जब वो पैसा आ जाएगा. कुछ लोगों को फील होता है कि शायद मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अकाउंट में इस लेवल, मतलब एक मार्क हिट किया, उसके बाद बढ़े है घटे है, उसको नहीं पता. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. तो उस वक्त वो डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, शायद मुझे बस ये फ्रीडम चाहिए थी कि मैं कुछ भी कर सकूं. अब इस फ्रीडम का मैं सही यूज़ कर सकता हूँ कुछ और करने के लिए. तो जो फिलैंथ्रोपिस्ट है वो यही करते हैं कि एक लेवल तक अर्न किया, फिर शायद उनको कॉल आती है कि ठीक है पैसा अर्न कर लिया, अब मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ इसके साथ. तो फॉर मी, जैसे मुझे लगा कि पैसा ठीक है इम्पॉर्टेंट है एक लेवल के बाद, मुझे लगा शायद मुझे नाम,
काम इम्पैक्ट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। मेरे को अगर कोई एक मैसेज आ जाता है कि आपकी वजह से मैंने ये किया, मुझे लगता है मुझे करोड़ों मिल गए। So sweet. तो लेकिन उस लेवल तक हिट करने से पहले लगता है बस पैसा आ जाए, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का शायद यही सोच होता हो कि इस लेवल के बाद अब मैं अच्छा काम करूँगा। तो अगर आपका वो लेवल आ गया है तो डेफिनेटली आपको जितना भी आपका एक्सपेंसेस है उसके बाद थोड़ी सेविंग है आपके फ्यूचर के लिए, उसके बाद अगर कोई फ़ंड बच रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे एनजीओज़ है यार, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको खाना खिला सकते हो, खुद को अच्छा फील होगा Yeah. कि सिर्फ हम कहते हैं ना भगवान कुछ देता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं देता, भगवान उन्हीं को देता है जो बांट सकते हैं, तो आपको बांटना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। तो सबसे Absolutely. पहले बांटने का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि स्ट्रे एनिमल्स सबसे सबसे पास हमारे वही रहते हैं, हमारे घर के बाहर इजीली मिल जाते हैं, तो उनको फीड करना हो, और देन फिर हम एनजीओ जा सकते हैं, कपड़े डोनेट करना, बहुत इजी चीज़ें है ये तो, मतलब इनमें हैवी पैसा नहीं लगता है। एंड देन यू कैन गो टू बिगर थिंग्स कि अपना एनजीओ क्रिएट करना या फिर किसी की एजुकेशन फंड कर देना या कुछ भी, वृद्ध आश्रम चले जाना वहाँ हाँ, पर, है ना। एब्सोल्युटली। हाँ, नहीं, मैंने ये सोचा है कि आप जो बोल रही हैं वो एकदम सही है अबाउट कि एक होता है ना मैस्लोज हायरार्की, तो आपका जो फिजिकल मेंटल जो आपका नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं तो फिर आप उस लेवल पे पहुंचते हैं वे यू टॉकिंग अबाउट फुलफिलमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। correct. मगर मेरे को ये भी लगता है कि चैरिटी इज़ ऑल्सो अ माइंड सेट, इट्स अ डिसिप्लिन। तो भले ही मैं स्टार्टिंग सैलरीज माइट बी 10,000 15,000, अब तो काफ़ी हैं, बट उसमें भी आप ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट टेक आउट 100 रुपीज़। Correct. आप शुरू करिए भले ही 100 रुपये से, बट आई थिंक एक डिसिप्लिन जब वो बनता है तो मुझको लगा कि मेरा माइंड सेट भी खुलता गया, यू नो, इट एक्सपैंड्स योर माइंड टू थिंक अबाउट अदर्स एज वेल. And also, I think your relationship with money also evolves because then you're not thinking of it only about your needs, my goals. You're also thinking about, yeah, all that is good, but I also have a certain percentage. Where do I put that money so that I can see it grow? रिटेल थेरेपी जो हम करते हैं उसकी जगह हम ये थेरेपी कर सकते हैं, Yeah, लोगों की हेल्प करना, तो उससे एंग्जाइटी स्ट्रेस आपका कम हो रहा है बट किसी की मदद भी हो रही है। absolutely. बहुत छोटी छोटी चीज़ें है, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है ये सब करने के लिए, वो एक अलग टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, बट रिटेल थेरेपी पे कितना ज़्यादा स्पेंड हो रहा है वो हम हर साल देख लेते हैं, इसमें अमेज़ॉन की जब नंबर्स ऑफ सेल्स आती जी, है ना, तो उसकी जगह हम ये वाली थेरेपी क्यों ना कर लें। makes you feel so much happy, you So know. good. I mean, when you see a child whose education you've contributed towards, और वो क्लास 5 क्लास 6 में अगर आपको भेजे उनका रिपोर्ट कार्ड या बताए कि यू नो आई एम एबल टू नाउ गो टू कॉलेज और गो टू स्कूल और गेट टू अ बेटर और आई हैव गॉट अ स्कॉलरशिप बिकॉज आई डिड वेल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट यू गेव मी. I And mean, it's that's not beautiful, no? difficult. Yeah, It's not difficult at all. exactly. आप आराम से कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए आपको। 40-50,000 अगर आप अर्न कर रहे हो, 1,000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उससे आपको खुशी भी मिल रही है और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। तो वो 1,000 रुपये कहीं गए नहीं है, वो वापस आए आपके पास, रिटर्न मिला है आपको। तो मनी माइंडसेट का, मनी रिलेशनशिप का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है आप इन्वेस्ट नहीं, आप खर्च कर रहे हो तो आप एज एन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं, अपना टाइम का इन्वेस्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी सामान आपने खरीदा जिससे आपको मेंटली बहुत ही अच्छा फील हो रहा हो, आपकी 10 प्रॉब्लम्स गायब हो रही हो, तो वो इन्वेस्टमेंट रही है आपकी, आपने वो Absolutely. खर्चा नहीं किया है। या नहीं, एकदम सही. एक और चीज़ मेरे को समझनी थी आपसे, क्योंकि आप यू नो यू आर नाउ सो डीप इनटू कंटेंट क्रिएशन. मैं ज़्यादातर अब आजकल देख रही हूँ व्हेन आई गो ऑन ऑल दीज सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम फीड्स कि दे आर नॉट ओनली taking brand deals, but they're also now investing in that brand and they take some kind of equity from those brands. So tell me a little bit more, how has that transition happened? Do you know of anyone or have you seen in your own experience? How do these deals get structured? Because this is very interesting for me. You know, also now, I mean, Truecaller is not a startup anymore. We went IPO, 2 years ago, but it's still very interesting for me to see कि ये पूरा play change हो गया है. As part of your financial portfolio, which look like mutual funds, FDs, now suddenly you have this very interesting element or asset allocation that you're making, which is around, oh, now I'm going to actually go and invest in the startup story in India. So tell me a little bit more about that. एक
फॉरेन यूट्यूबर्स, अब यूट्यूबर है बहुत बड़े, उनके बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, 300 मिलियन, बहुत सारे। तो उनका कहना है कि एक पॉइंट तक उनके पास ब्रांड डील्स आती थी, अब वहाँ से वो डबल हो गए उनके नंबर ऑफ़ व्यूज सब्सक्राइबर्स, बट उसी रेट पर चीज़ें मिल रही है उनको ब्रांड डील, जो पहले आधे पे थी, क्योंकि ब्रांड्स के अच्छा। पास पैसा ही नहीं है और उससे ज़्यादा वो एक्सपेंस करते ही नहीं है मार्केटिंग पर। तो उनको भले ही व्यूज़ उनके बढ़ गए, सब्सक्राइबर्स उनके बढ़े, लेकिन उनको उसी पे सेटल होना है जो वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले थे। तो जब कोई क्रिएटर बड़ा हो जाता है या सेलिब्रिटी बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक रीज़न ये भी होता है स्टेक खरीदने का। दूसरा रीज़न है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें लगता है कि किसी और को प्रमोट करने के बजाय हम खुद का क्यों कुछ नहीं प्रमोट करते। तो इसलिए भी हमें लगता है कि हमारे पास स्टेक होने चाहिए। एक पॉइंट के बाद सिर्फ पैसा ही नहीं, स्टेक, कंट्रोल नहीं, स्टेक होना चाहिए, सो दैट हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके, हमें रिटर्न मिलने के चांसेस हो। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, हमारे पास ब्रांड डील आई है, तो वी डू आस्क कि क्या आर यू ओपन फॉर फंडिंग, कोई आपका सीरीज चल रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो फाइनेंस फील्ड में भी हुआ था। विंट वेल्थ नाम का एक स्टार्टअप है, ज़ीरोदा का ही है वो, अच्छा। निखिल कामत सर, इन Okay. सब का। तो उन्होंने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को लिया था सारे, तो Oh, फंडिंग अच्छा। में। तो इरिस्पेक्टिव, इंस्टेड ऑफ मनी, इन एक्सचेंज ऑफ वीडियोस स्टेक दिया था। तो वो 2 अच्छा। साल पहले हुआ था, 1.5-2 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी रिसेंट में रिगी नाम का एक स्टार्टअप है, उसने भी ऐसा ही किया है, उसने स्टेक दिया है, पैसा नहीं दिया है मतलब प्रमोशन का। एंड देन डेसिमल करके भी एक स्टार्टअप है, काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स है ये सारे ही, जिसने स्टेक दिया है, फंड नहीं किया है वीडियो बनाने के लिए। और ऑलमोस्ट सभी टॉप इन्फ्लुएंसर्स है उसमें स्टेक होल्डर्स। तो इवन सेलिब्रिटीज़ भी अभी यही कर रहे हैं कि वो पूरा स्टेक लेते हैं थोड़ा बहुत, इंस्टेड ऑफ कि पैसा दे दो हमें, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे को ग्रो करने की। हमें कोई स्टार्टअप पसंद आ रहा है तो अभी मे बी वो 10 रुपये दे देंगे हमें एक काम के, फॉर एग्जांपल, बट 10 रुपये की जगह हमें 1% या कुछ भी स्टेक मिलता है, तो उसका रिटर्न 100 टाइम्स भी हो सकता है। स्टार्टअप्स में इतनी पोटेंशियल होता है ग्रोथ करने का। True. तो इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू गेट इनटू इट। अदरवाइज 10 रुपये में, फॉर एग्जांपल, 10 रुपये में कौन ही हमें स्टेक देगा, हाँ, of है ना। course. वो या तो बड़ी फंडिंग उठाते हैं या किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से उठाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर को तो फिर भी नहीं लेंगे, तो इन एक्सचेंज ऑफ वीडियोज तो शायद हमें फंड मिल जाए अच्छे स्टार्टअप में। And that's a good barter deal, I think. है ना? It's not bad at all. और अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो, यानी कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा हो गया है, तो नंबर ऑफ डील्स एक्चुअली कम हो जाती है, क्योंकि ब्रांड्स के पास उतना मार्केटिंग बजट नहीं होता कि वो एक ही बंदे पे पूरा बजट एग्जॉस्ट कर दे। True. तो वहाँ पर एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है या मजबूरी हो जाती है कि भाई ठीक है, तुम पैसे नहीं दे रहे तो हमें स्टेक दे दो, तो वो हमारे लिए फ़ायदा है। So it's a win-win It's a all win-win. around. It's a It's a great win-win. situation. Yeah, actually. So one other thing, मैंने ना अभी एक रॉकी और रानी, आपने देखी होगी मूवी जो आई करण जौहर की। अच्छा, you are busy with सिया, so you you don't have the normal privileges जो हम लोगों के पास है वीकेंड को मूवी देखना। तो उसमें एक्चुअली रॉकी की जो सिस्टर है, which is रणवीर सिंह सिस्टर, she is actually a trader and she is growing up in this very conservative household. तो उनका जो घर का सेटअप है बहुत conservative है, and she is doing the trading in hiding on the sly. मतलब किसी को नहीं पता घर में that she is so good at this and that she is making money and she is giving advice to her friends about trading, but she is not able to talk about it and actually come out with it. And the reason I talk about that is because I think there are a lot of girls in tier 2, tier 3, tier 4 cities, or even boys for that matter, who might want to do this, but it's very difficult for them, especially girls, I would say, कि मुझे ये करना है, मैं इस पे अच्छी, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ और मुझे करना भी है। तो it takes a lot of courage, like you said, to do that. I know you've done it for yourself. Can you share something so that hopefully जो ये सुन रहे हैं get a little bit inspired to do the things that they want to do and what they love? स्टॉक मार्केट को तो पहले जुआ बोलते हैं सभी पेरेंट्स। तो उसमें अगर आप बोल रहे हो कि आप कुछ अर्न कर रहे हो, उनको लगता है कि शायद इसका तुक्का लग गया या लक अच्छा है, एक बार इसका पैसा कम गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये सारा डुबा देगी। तो बीइंग अ बॉय या फिर बीइंग अ गर्ल अगर आप बोलोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस देम, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंडिया में लोग सोचते हैं रियल एस्टेट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है,
अगर हमारे पेरेंट्स Safest. हाँ सेफेस्ट है और पैसा अच्छा बढ़ जाता है और कोई झंझट भी नहीं है कि देखते रहो मार्केट को, पढ़ते रहो, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे एजुकेट करना होगा अपनी फैमिली को। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्ट करो कि तुम एकदम एक दिन बताने गए और उन्होंने बोल दिया हाँ वाह वाह बेटा वाह। तो ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना होगा उनको इन सारी चीज़ों में और समझाना होगा कि ऐसे नहीं पापा ऐसे होता है, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये चीज़ें हम दोनों बहनों ने की है घर पर। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल जीन्स पहनना भी हमारे यहाँ अलाउड नहीं था पहले। अच्छा। मतलब जब हम छोटे थे, जब 10-12 साल के थे। हाँ, मैं जयपुर से हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली। तो कि लड़की थोड़ी सी बड़ी होने लगी, अब तो इसको सूट पहनना चालू कर दो, क्योंकि जब हम छोटे होते तो लड़के वाले कपड़े पहनते थे लड़कियाँ, तो थोड़ी सी बड़ी होती है तो सूट पहनना चालू कर दो। तो वहाँ से सूट नहीं, हमें नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, ये कन्विंस करना। देन स्मॉल विक्ट्रीज। हाँ देन 12th के बाद आपको पढ़ना है, वो कन्विंस करना। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स तो थे हमेशा से ही सपोर्टिव, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट सपोर्टिव थे। बट जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, हम गांव से आए थे, मैं जब 11 साल की थी तो उनके सर पे एक तरीके का प्रेशर था कि तुम बच्चों को लेके गांव छोड़ के शहर जा रहे हो, बच्चे बिगड़ ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो एक काइंड ऑफ प्रेशर था उनके सिर पर। तो हमें इजीली पापा मम्मी हाँ नहीं करते थे किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल लड़के से बात करना, लड़कों से बात करना, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस टुडे। बट अगर मैं 10 साल पहले की चीज़ें देखूँ तो ऐसा लगता था कि यार लड़कों से बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है बाबा, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एकदम से नहीं होगा ना, धीरे धीरे करके हो गया, प्यार से होगा, है ना। अगर फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मांग रहे तो जो ट्रस्ट, जो दिल बोल रहा है वो करना चाहिए, फिर रिस्क लेकर कैसे भी करना चाहिए बट आपको फिर, है ना। तो इसी तरीके से धीरे धीरे, अब जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रही थी, उसमें मेरे एग्जाम्स बाद में क्लियर नहीं हुए, पहले हो गए थे तो मैं भी बहुत खुश, पेरेंट्स भी बहुत खुश, उनको लगा ये तो बन जाएगी आराम से। फिर जो बाद के एग्जाम्स है वो नहीं निकले, अब मैंने 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, 3 अटैम्प्ट दिया, अब फैमिली भी कब तक सपोर्ट करेगी। तो उनको लगा कि शादी कर देते ये वो। अब मेरे सिर पे शादी का डंडा, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे सीए छोड़ना पड़ेगा। मैं ज़्यादा अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो फिर पक्का शादी होने वाली है। तो मैंने बीपीओ में जॉब किया 1-1.5 साल वहाँ से। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ के लिए वर्क नहीं कर रही है तो उसी पे स्टिक रहो, छोटे छोटे स्टेप लेते रहो, चेंज करते रहो। बीपीओ में जॉब किया 1.5 साल, वहाँ थोड़ा सा पैसा अर्न किया, एमबीए की फ़ीस भरी, पता था घर पे मांगूंगी, एक तो इतने फाइनेंशियली हम ठीक भी नहीं थे कि मांगूंगी एकदम से मिल जाएगा, दूसरा पास्ट में फेलियर बहुत ज़्यादा देखा है, तो शायद इस वजह से भी कन्विंस ना हो पेरेंट्स, बैगेज होता है ना। हाँ, तो स्टेप लोगे, एकदम से एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स हर चीज़ के लिए तुम्हें हाँ कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें भी थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, स्ट्रेस लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। मतलब आई टेल यू, अभी जैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट सा लगता है, मुझे 5 साल पहले का सोचती हूँ, मुझे लगता है कितना लाइफ चेंज हो गया है, कितना लाइफ चेंज हो गया है। अभी जैसे 1 पीस पहना हुआ है ना ये मैंने, ये भी बड़ी बात है एक्चुअली में, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर शादी हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम कुर्ती डाल लो, जीन्स डाल लो, है ना, बट 1 पीस डालना, ऑल्दो इसमें भी कवर्ड हूँ, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। हाँ, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो कितनी चीज़ें चेंज हुई है। और मेरी लाइफ में जब मैं 10 साल की थी, मैं गाँव में रहती थी, लोग डरते थे कि लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़की बिगड़ जाएगी, मेरे आसपास के लोग यानी। और कपड़ों के लेके जब मैं गांव वापस जाती थी, 13-14 साल की थी, तो देख के बोलते थे अब तो शादी की उम्र हो गई। मतलब उनके पास यही कॉन्वर्सेशन थी। और आज भी ऐसा ही है। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। कल मैं गई थी किसी रिलेटिव के प्लेस पर, उन्होंने बोला, मैंने बोला कि उनके यहाँ कोई आया हुआ था, तो कहते कि लड़की हुई है ना, 2 लड़के और हो जाए, एक नहीं 2 लड़के और हो जाए। ओके ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे बहस तो नहीं कर सकते ना। हमने कहा ठीक है ओके। तो बहुत बड़ा चेंज आना ज़रूरी है, और हमें थोड़ा पेशेंट रहना भी ज़रूरी है ना। हर चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें हाथ में मिल जाए। नहीं, मगर आपकी कहानी सुन के और आपकी फ़ाइट सुन के मैं खुद इतनी इंस्पायर हो रही हूँ। और मैं सच में बोल रही हूँ, ऐसे मतलब ऐसे शोशा के लिए नहीं, क्योंकि जो हम काफ़ी लोग शहर में वी टेक इट फॉर ग्रांटेड,
वो उन चीज़ों के लिए, उन बेसिक्स के लिए आपने लड़ाई लड़ी है. एंड इट्स ऑल्सो अ वेकअप कॉल फॉर समबडी लाइक मी कि जब मैं अपने घर में शाम को अभी जाके बैठ के रोऊंगी ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, नहीं सच्ची बात है, हम सब करते हैं, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, तो सच में मैं आपकी कहानी सोचूंगी और मैं बोलूँगी यार आपने इतनी लड़ाई लड़ी तो ये क्या है. मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट वन हैज़, बिकॉज वी डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट. वी आर ऑल द टाइम क्रिबिंग. सोचो हमारे पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट होगा. हाँ, उनको सोचना पड़ता होगा कि यार लोग ये ना कह दे, क्योंकि वो तो इसी मेंटालिटी के साथ आते हैं कि सबके हिसाब से सोचना है, देन उनको एक्सेप्ट करना है कि तुम्हारी बेटी ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, तो उनके पार्ट में बहुत डिफिकल्ट है. तो वी हैव टू बी वेरी सॉफ्ट काइंड विद पेरेंट्स एंड विद आवरसेल्व्स ऑल्सो. या ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है. तो आई एम वेरी थैंकफुल. मेरे इन-लॉज, मेरे पापा मम्मी, मेरे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हुए हैं. ऑब्वियसली पहले थे तभी इतना ज़्यादा चेंज करके लेके आई हूँ, बट टाइम लगा. तो हर चीज़ हाथ में नहीं मिलती. अगेन मैं वही कहूँगी. नहीं, I'm so touched by what you shared. No, really, Yeah. genuinely, because it cuts through. There are a lot of girls and a lot of people who are going through this, and you shared this so honestly, so authentically. I really appreciate it. One last question, which I want to ask you is, one is, what do you, how are you going to talk about the pay parity between men and women? Because I think that's a big challenge that now we are facing. First the battle was कि let's get women into the workforce. चलो वो थोड़ा बहुत हो रहा है अब. But the second is that, how do they get the same amount of money for the same amount of work? Do you have any view on that? यूएस में टेनिस में 1973 में पे पैरिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था. उन्होंने इक्वल कर दिया था यूएस ओपन में. देन वो भी लड़ाई के बाद. बिली जीन किंग ने लड़ाई शुरू करी थी. हाँ. इंडिया में ये 2022 के आसपास हुआ है जब क्रिकेट में हमारा इक्वल पे डिसाइड हुआ है. तो लेट है लेकिन हो रहा है ना. अब बात करते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री की स्पेशली या किसी भी इंडस्ट्री की, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है, इन्फ्लुएंसर्स कम हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें कर पाए. तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि जॉब कर रहे ये बहुत बड़ी चीज़ है. तो टॉप पोजीशंस पर जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट में 4% के आसपास से वुमेन है, या टॉप 500 जो फॉर्चून कंपनीज़ है उसमें भी करीबन 6% का रेशियो है CEO फीमेल का. हाँ जी, है ना. एब्सोल्युटली. रिप्रेजेंटेशन बहुत लो है, बहुत कम है. तो इवन जब हम बात करते हैं टॉप 10 इन्वेस्टर्स, टॉप 10 बिजनेसमैन, तो उसमें वुमेन का नाम कहाँ आता है, इन्वेस्टर्स में भी कहाँ आता है. तो पे पैरिटी का रीज़न ही ये है कि हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं है, रोल मॉडल्स नहीं है ना. रोल मॉडल्स नहीं है कि लड़कियां देख के बोले कि मैं भी वो करूँ. लड़कियों को लग रहा है जॉब करने को मिल रहा है, इनफ है. हाँ. तो एक और डेटा था जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि GMAT, CLAT, CAT ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें 50% के आसपास वुमेन होती है, फीमेल होती है. बट उसके बाद जब वर्क फोर्स की बारी होती है वहाँ ये नंबर 20% के आसपास आ जाता है. तो हम लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उस पढ़ाई के बाद क्या, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, हम घर बैठ जाते हैं या नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं. तो मैटरनिटी लॉज का ही आप देख लो कि कितना हमारे लिए एफर्टलेस बना रखा है गवर्नमेंट ने. कुछ कंपनीज देती ही नहीं है, उनको लगता है कि जाएगी जॉब छोड़ देगी ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ. है ना. उसको थोड़ा परेशान करते हैं लीव एक्सेप्ट करने में, या तो खुद परेशान होकर जॉब छोड़ देगी. नहीं, वेरी ट्रू. है ना. That's true. तो इसलिए डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट ऑल्सो मेक्स बिजनेस सेंस ना. अगर आपके 50% ऑफ योर कंज्यूमर्स आर इंडियन 50% ऑफ योर कंज्यूमर्स आर women एंड यू आर नॉट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट टू सर्व देम, क्योंकि आपकी टीम में ही नहीं है और आप उनकी सोच ही नहीं अब्जॉर्ब कर पा रहे, तो you are actually losing out on a business opportunity. So no, I think that's a great point. एक और स्टडी था कि अगर कोई वुमेन अपनी जॉब में नेगोशिएट कर रही है सैलरी, तो उसको रखते ही नहीं है. अच्छा. क्यों भाई? उनको लगता है कि ये ओपिनियटेड होगा, या फिर आई डोंट नो. इवन फिलोसोफर है ना ग्रीक, एरिस्टोटल. हाँ. उन्होंने लिखा था ना 27 ईयर्स अगो कि मेन ही लीडरशिप में बेटर होते हैं.
2000 साल पहले लिखा था और अभी भी ये कितना रिलेवेंट है, क्योंकि लीडरशिप में 4% ही वुमेन है, हायर ही नहीं कर रहे यार लीडरशिप में हमें। मान लो कि 20 हमने 50% एग्जाम क्लियर करे हैं, उससे 20% हम वर्कफोर्स में आ गए, 20% वर्कफोर्स में से फिर हमें 4% ही मतलब वहाँ We तक are पहुँच making रही it है। up. Yeah, we're making it to the top. Interesting. Aristotle ने बोला, ये मैं check करूँगी, but because I उन्होंने respect him, लिखा so था। that's very नहीं नहीं interesting. उन्होंने मे बी उस पॉइंट जब At that point of time, हाँ उस वक्त तो इट वाज ओके। Social context इवन अलग हमारी था। जो रिलीजियस बुक्स है उनमें भी इंडिपेंडेंट होने की कहीं बात ही नहीं कही गई है वुमेन के लिए। ये भी एक सोचने वाली बात है। अरे आपने I don't बहुत know. दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि जब आप फेरे लेते हैं ना, उसमें वो बोलते हैं कि अगर आप शादी आपकी नहीं हुई है तो जो हेवन के दरवाजे हैं मोक्ष के लिए, वो खुलेंगे नहीं आपके लिए। मैं बोला, ये मैंने सुना, मैंने बोला ये क्या है बॉस, मतलब ये तो बदलना चाहिए ना, मतलब दिस कैन नॉट बी इन अ श्लोका, दिस हैज टू बी a man's version of what should success look like, even in the next world. Forget this world, even in the next world, you know, they are defining and trying to control us. करेक्ट करेक्ट। इवन जब हमारी शादी हो रही थी वो हिंदी में बता रहे थे चीज़ें, तो मतलब मेरे को ही बोला गया कि आप अपने पति से पूछे बिना मायके नहीं जाओगे, आप अपने पति से बिना ये नहीं करोगे। आई डोंट नो मजे ले रहे थे पंडित जी या सच में वो ये चीज़ें बता रहे थे, बट सुनने में कितना अटपटा लगता है, और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। Yeah. तो चेंजेस की ज़रूरत है, बट कॉन्वर्सेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों पे ना बात करनी चाहिए Openly. अगर वुमेन बात कर रही है अपने हक के लिए तो फेमिनिज्म लिखना ज़रूरी नहीं है भाई साहब। बात करो, एक्सेप्ट करो, और थोड़ा भाई हो हस्बैंड हो ग्रो करने के लिए उन्हें स्पेस दो। वुमेन को ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अब हो सकता है जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप इसमें कर रहे हो कि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको सिक्योर सेफ करने के लिए कर रहे हो, बट लेट हर मेक मिस्टेक्स। मैं तो अपनी फैमिली से स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि लेट मी मेक मिस्टेक्स, लेट मी मेक मिस्टेक। इतना प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। Yeah. तो वुमेन के अराउंड स्पेशली तभी वो एक्सपेरिमेंट करेगी, कॉन्फिडेंट फील करेगी, और ये पेपेरिटी भी कम होगी। We spoke about a lot of things, Neha. Thank you so much for being so honest, being so authentic. We spoke about very complex issues also, but I agree कि conversation के बिना कुछ भी solve नहीं हो सकता. और जो आपने बोला कि let her make mistakes, I'm sure that's the values you're going to make sure that Sia grows up with as well. That let her fall, let her make her mistakes, and I'm sure she's going to be stronger, better, and more power to you and more power to her. Thank you so Thank much you, for talking. Pragya.